जब चिन्मो अपनी गर्लफ्रेंड को स्टॉकिंग्स पहनाने में हेल्प कर रहा था, तब उसने उससे प्रॉमिस किया था कि दोनों मिलकर पीकिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। लेकिन जब कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टाइम आया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे जानबूझकर चाइनीज सब्जेक्ट में 0 स्कोर करना पड़ा। आखिर में उसके सिर्फ 600 मार्क्स आए और वो पीकिंग यूनिवर्सिटी मिस कर गया। उसकी गर्लफ्रेंड सीधा अब्रॉड पढ़ने चली गई, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि चिन्मो खुद कॉलेज भी नहीं जा पाया। उसे मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वो फूड डिलीवरी का काम करने लगा। उस रात चिन्मो अपना थका हुआ बॉडी लेकर डिलीवरी करने निकला। जब वो अपने लास्ट ऑर्डर के रास्ते में था, तब अचानक एक रेंज रोवर ने उससे टक्कर मार दी। उसके तुरंत बाद रेड हाई हील्स पहनी एक लड़की जल्दी से उसके पास आई और झुककर बोली, तुम ठीक हो? मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर उसने अपना गुची हैंडबैग खोला और काफी सारे पैसे निकाले, लगभग 2-3 हजार युआन। ये पहले ले लो और पास के हॉस्पिटल जाके चेकअप करा लो। देखो कहीं चोट तो नहीं लगी। मुझे अभी बहुत अर्जेंट काम है, उसने कहा। ये बोलकर उसने पैसे चिन्मो के हाथ में थमा दिए और जाने लगी। लेकिन 2 कदम चलने के बाद वो वापस मुड़ गई, दोबारा झुकी और अपने बैग से पेन निकालकर एक स्टिकी नोट पर नंबर लिखा। उसने अपना आईडी कार्ड और नोट दोनों उसके हाथ में देते हुए कहा, अगर कुछ भी हो मुझे कभी भी कॉल कर लेना। मेरा नाम शिन्यू चू है। जब तक चिन्मो ने नीचे देखकर आईडी चेक की, तब तक वो जा चुकी थी। पूरी बात शायद 8 मिनट भी नहीं चली। कुछ ही लफ्जों में सब खत्म हो गया और व्हाइट रेंज रोवर वहां से निकल गई। चिन्मो मुश्किल से खड़ा हुआ। अपनी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट करके वो अकेले अपनी इलेक्ट्रिक बाइक से घर लौट गया। रात काफी हो चुकी थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उस नंबर पर कॉल किया। पहली कॉल का कोई जवाब नहीं आया। 8 मिनट बाद उसने फिर कॉल किया। इस बार कॉल तुरंत कट हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी और तीसरी बार कॉल किया। इस बार कॉल कनेक्ट हो गया और सामने से इरिटेट हुई लड़की की आवाज आई। कौन है? जो कहना है जल्दी बोलो। चिन्मो ने पोलाइटली कहा, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कार से हिट किया था। सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो मेरी गलती थी, मैं बहुत सॉरी हूं। तुम अभी किस हॉस्पिटल में हो? चेकअप कराया? डॉक्टर ने क्या बोला? उसकी आवाज सुनकर चिन्मो को थोड़ा बेटर फील हुआ। मैं ठीक हूं, बस मेरी इलेक्ट्रिक बाइक का आउटर पार्ट थोड़ा क्रैक हो गया है। बस तुम ठीक हो वो इंपॉर्टेंट है। बाइक का कितना खर्चा आएगा मैं पे कर दूंगी। चिन्मो ने कहा, आपने जो पैसे दिए हैं वो काफी है रिपेयर के लिए। आपका आईडी मेरे पास है, क्या आप इसे लेने आ सकती हैं? लड़की ने थोड़ी हेजिटेशन के साथ पूछा, क्या मेरा कोई फ्रेंड आकर ले सकता है? मुझे अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। चिन्मो ने हाँ कर दी और अपना एड्रेस दे दिया। कॉल कट होने के बाद वो एक वुडन स्टूल पर बैठ गया और अपने जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाने लगा। लगभग आधे घंटे बाद किसी ने दरवाजा नॉक किया। चिन्मो उठकर लिविंग रूम में आया और दरवाजा खोला। बाहर 4 आदमी खड़े थे। जो आगे खड़ा था वो उसी की एज का लग रहा था, लगभग 20 साल का। पीछे के 3 आदमी काफी स्ट्रांग और बल्की थे। आगे वाले ने उससे देखा और पूछा, तुमने ही कॉल किया था? चिन्मो कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो आदमी इम्पेशेंट होकर बोला, शिन्यू का आईडी है तुम्हारे पास या नहीं? चिन्मो कुछ कह ही नहीं पाया था कि उसने सीधा उसके फेस पर पंच मार दिया। फिर उसने उसके पेट पर जोर से किक मारी। चिन्मो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है, तब तक वो जमीन पर गिर चुका था। उस आदमी का पांव सीधा उड़कर चिन्मो पर आया। तुरंत ही चिन्मो के मुंह में खून का टेस्ट आ गया। पास वाले कमरे का रूममेट लू चोंग, जो अक्सर उसके साथ ड्रिंक करता था, अपना डोर खोला, एक नजर डाली और तुरंत बंद कर दिया। वो आदमी आगे बढ़ा और अपने लेदर शूज से चिन्मो के हाथ पर पैर रख दिया। फिर ठंडी आवाज में बोला, आईडी कहाँ है? चिन्मो बोलना चाहता था, लेकिन उसका आधा चेहरा सुन्न हो चुका था और वो कुछ कह नहीं पाया। आदमी ने पीछे खड़े 3 लोगों से कहा, अंदर जाओ, ढूंढ के लाओ। बेडरूम के टेबल पर आईडी कार्ड और नोट रखा था। उनमें से एक गुंडा अंदर गया, जल्दी से ढूंढकर ले आया और उस आदमी को दे दिया। आदमी ने आईडी देखा, सेटिस्फाई हुआ और अपनी पॉकेट में रख लिया। उसी वक्त जो पांव चिन्मो के हाथ पर था और जोर से दबा दिया। वो ठंडी आवाज में बोला, अंधा है क्या? इतने लोगों में से तुझे उसी को काम करना था? सीधी बात समझ ले, अगर उस औरत को दोबारा डिस्टर्ब किया ना, जान से मार दूंगा। ये बोलकर उसने चिन्मो को फिर से जोर से किक मारा और निकलने लगा। लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर अचानक रुक गया, जैसे कुछ याद आया हो। फिर वापस बेडरूम में गया, चिन्मो का फोन उठाया और उसके सामने ही जमीन पर जोर से पटक दिया। उन्होंने इंश्योर किया कि फोन बिल्कुल टूट जाए, तब जाकर वो लोग स्टाइल से निकल गए। उनके जाने के बाद चिन्मो अकेला बेड के किनारे बैठा था, हाथ में सस्ती सी सिगरेट जल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया हमेशा इतनी अनफेयर क्यों होती है, और उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग मास्क पहनकर क्यों जीते हैं, या उस लड़की ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसने अपना आईडी क्यों छोड़ा और फिर लोग भेजकर उसे पिटवाया क्यों? क्यों? दिल में उसने कसम खाई, वो इसका जवाब जरूर ढूंढेगा। उसे सच जानना ही होगा। बाहर बारिश और तेज हो रही थी, जैसे रात भर रुकने वाली ही नहीं थी।
अगली सुबह जब सूरज निकलेगा, इस शहर में एक और भटकता हुआ चिन्मो होगा। सुबह की पहली रोशनी विंडो से अंदर आई। चिन्मो ने अपना सारा सामान एक सूटकेस में पैक कर लिया था। आज वो उस रेंटेड रूम को छोड़ रहा था। कल रात के इंसिडेंट के बाद लैंडलॉर्ड को लगा कि वो गलत लोगों के चक्कर में पड़ गया है, इसलिए अब उसे रूम नहीं दिया जा रहा था। सूटकेस उसकी पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर रखा था। उसके पास सिर्फ 2600 युआन बचे थे, वो पैसे जो उस लड़की ने कल बारिश में उससे दिए थे। पिछले महीने की सैलरी उसने पूरी की पूरी घर भेज दी थी, अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए। खुद के लिए थोड़े पैसे रखे थे। उन 2600 में से 800 उसने एक नया स्मार्टफोन खरीदने में लगा दिए ताकि वो डिलीवरी का काम कंटिन्यू कर सके। बाकी बचे हुए पैसे रेंट के लिए थे। अगर शाम तक नया रूम नहीं मिला तो आज रात उसे फ्लाईओवर के नीचे सोना पड़ेगा। उसने नया फोन ऑन किया और सिम कार्ड डाला। जैसे ही फोन स्टार्ट हुआ, उसके सेकंड अंकल का कॉल आ गया। मोमो, क्या कर रहा है? उसका सेकंड अंकल अलग ही टाइप का इंसान था। उसे उसके ग्रैंडफादर ने सालों पहले सड़क से उठाया था। वो चिन्मो से 6 साल बड़ा था। सालों से छोटे मोटे शेडी काम करता रहता था और आसपास के गांव में सब उसका नाम जानते थे। एक वर्ड में बोले तो बदनाम। रोड के किनारे बैठकर चिन्मो बोला, मैं ठीक हूं, आपने अचानक कॉल क्यों किया? सेकंड अंकल बोला, मैं कीमिंग आया हूं अपने डैड के लिए दवा लेने। यहां एक पुराना चाइनीज डॉक्टर है जो किडनी डिजीज का इलाज बहुत अच्छा करता है। जैसे ही उसका कांटेक्ट मिला, मैं तुरंत आ गया। मैं आज रात तुम्हारे पास रुक जाऊंगा और कल सुबह ट्रेन से वापस चला जाऊंगा। ये सुनते ही चिन्मो टेंशन में आ गया। अगर उसके अंकल को पता चल गया कि उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसके पास रहने की जगह भी नहीं है, तो वो क्या सोचेगा? और अगर घर जाकर उसने चिन्मो के पेरेंट्स को बता दिया तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ऊपर से चिन्मो का चेहरा अभी भी नीला पड़ चुका था। उसके सेकंड अंकल की नेचर ऐसी थी कि वो पूरी सच्चाई निकाल के ही मानता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था। चिन्मो हिचकिचाते हुए बोला, सेकंड अंकल, आप मुझे मिलने मत आओ। आप बस दवा लेके जल्दी वापस चले जाओ। मैं यहां काफी बिजी हूं। लेकिन उसका सेकंड अंकल जिद पर आ गया। तेरी मां ने तेरे लिए एक पूरी टोकरी देसी अंडे भेजे हैं। जो भी हो, मुझे वो तुझे देने ही है। बस अभी के लिए इतना ही, मैं पहुंच के कॉल करता हूं। ये कहकर उसने फोन काट दिया। चिन्मो 2 घंटे तक बस फोन को ब्लैंक स्फेयर से देखता रहा। किसी रैंडम जगह तुरंत रूम रेंट पे लेना पॉसिबल नहीं था, लेकिन असली प्रॉब्लम यह थी कि 2 घंटे बाद उसका सेकंड अंकल यहां पहुंचने वाला था। थोड़ी देर सोचने के बाद चिन्मो ने डिसाइड किया कि पहले रेलवे स्टेशन के पास कोई सस्ता सा इन ढूंढता है। वहां वो अपने सेकंड अंकल को रुकवाएगा ताकि वो उसे घर ले जाने की बात ना करे। जब तक अंकल का अरेंजमेंट हो जाता, चिन्मो खुद कहीं भी मैनेज कर लेता। 2 घंटे बाद चिन्मो ने स्टेशन पर अपने सेकंड अंकल को रिसीव किया। जैसे पहले वो फेक नाइकी टी शर्ट पहने हुए था। उसकी बॉडी अभी भी स्ट्रांग थी और अब उसके हाथ पर एक नया टैटू भी था। मिलते ही उसका सेकंड अंकल रुक गया और कंसर्न के साथ बोला, मोमो, क्या हुआ तुझे? किसी से फाइट हुई क्या? चिन्मो झूठ बोलते हुए बोला, बस गिर गया था गलती से। उसका सेकंड अंकल क्लियरली बिलीव नहीं कर रहा था। वो बोला, तू समझता है मुझे भी अपने पेरेंट्स की तरह बेवकूफ बना लेगा? कौन गिरता है और ऐसा लगता है? क्या पिट गया और मान भी नहीं रहा? चिन्मो जानता था कि उसका अंकल दुनिया देख चुका है। उससे बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा। फिर भी वो बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने टॉपिक चेंज कर दिया। चलो पहले आपको रहने की जगह दिखा देता हूं, शाम को मैं आपके साथ दवा लेने चलूंगा। उसका सेकंड अंकल कुछ नहीं बोला, बस उसके साथ चल दिया। मॉल के पास एक जगह पर रूम बुक करने के बाद चिन्मो बोला, आप आज यहीं रुकना, शाम को हम मेडिसिन ले आएंगे, फिर मैं काम पर चला जाऊंगा। प्लीज मेरे पेरेंट्स को मत बताना कि मुझे किसी ने मारा है, वरना वो और टेंशन लेंगे। लेकिन उसका सेकंड अंकल फिर भी पूछने लगा, सच बता, क्या हुआ? किसने मारा तुझे? क्या तू फैमिली से कुछ छुपा रहा है? चिन्मो उदास होकर बेड के किनारे बैठ गया, सिगरेट जलाई और धीरे से बोला, मुझे खुद नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों मारा। फिर उसने पूरी कहानी बता दी, कल रात जो कुछ हुआ था सब। आखिर में फिर बोला, प्लीज ये बात मेरे पेरेंट्स को मत बताना, मैं नहीं चाहता वो फिर से टेंशन ले। मेरे पास अभी कुछ पैसे बचे हैं, जब आप वापस जाओ वो पापा को दे देना। उसका सेकंड अंकल कुछ मिनट तक चुपचाप सर झुकाकर स्मोक करता रहा। फिर बोला, उन्हें ढूंढ निकालना और मैं तेरे पेरेंट्स को कुछ नहीं बताऊंगा। ये कहकर उसने अपनी पॉकेट से और 2000 युआन निकाले और चिन्मो को दे दिए। अपने पैसे अपने पास रख, घर मत भेज। ये और 2000 ले, कोई अच्छा सा रूम ले ले और अपना ख्याल रख। चिन्मो मना करते हुए बोला, सेकंड अंकल, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। लेकिन उसका अंकल कमांड देने वाले टोन में बोला, ले ले, अगर मैं दे रहा हूं तो तू लेगा, ज्यादा बकवास मत कर। आज शाम मैं तेरे डैड के लिए दवा लेने जाऊंगा और तू अपने रहने का अरेंजमेंट कर। पहले अपना घर का प्रॉब्लम सॉल्व कर, फिर रात को साथ में खाना खाएंगे और कल सुबह मैं वापस ट्रेन से चला जाऊंगा। चिन्मो ने गहरी सांस ली। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि उसका सेकंड अंकल उसकी कितनी परवाह करता है। वो उसे ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था। आखिर में उसने प्लान मान लिया। उस दिन शाम को चिन्मो घर ढूंढने निकलेगा और उसका सेकंड अंकल मेडिसिन लेने जाएगा। उसके फादर की किडनी डिजीज काफी सालों से चल रही थी।
और इतने सालों में पूरी फैमिली की सेविंग्स लगभग ट्रीटमेंट में खत्म हो चुकी थी। जब उसके ग्रैंडफादर का देहांत हुआ था तो वो कुछ पैसे छोड़कर गए थे, लगभग 10,000 युआन के आसपास। रूल के हिसाब से वो पैसे चिन्मो और उसके सेकंड अंकल के बीच इक्वली डिवाइड होने चाहिए थे, लेकिन उसके सेकंड अंकल ने एक पैसा भी लेने से मना कर दिया और पूरा पैसा चिन्मो के फादर के ट्रीटमेंट में लगा दिया। चाहे उसका सेकंड अंकल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और दिन भर इधर उधर घूमता रहता था, लेकिन उसका कैरेक्टर बिल्कुल साफ था। उस दोपहर चिन्मो को एक रियल्टर के थ्रू एक रूम मिला। वो एक 3 बेडरूम 1 लिविंग रूम वाला फ्लैट था जहां लोग शेयर करके रहते थे। सबसे छोटा बेडरूम 700 युआन पर मंथ में अवेलेबल था। लिविंग रूम, बाथरूम और किचन सब शेयर्ड थे। रियल्टर ने बताया कि मास्टर बेडरूम में एक कपल रहता है और सेकंड बेडरूम में एक सिंगल लड़की। घर देखने के बाद चिन्मो को ठीक लगा तो उसने तुरंत 3 महीने का रेंट दे दिया। जब तक सब काम खत्म हुआ तब तक शाम के 4 बज चुके थे। उसके सेकंड अंकल का मैसेज आया। वो मॉल के पास ट्रेन स्टेशन के नियर वेट कर रहा था ताकि दोनों डिनर कर सके। सुबह उसे जल्दी ट्रेन पकड़नी थी। जब चिन्मो निकलने वाला था तब उसकी मुलाकात उस लड़की से हो गई जो उसके साथ फ्लैट शेयर करती थी। वो अभी ऑफिस से आई थी और फॉर्मल क्लोथ्स पहनी हुई थी। उसका शॉर्ट ब्लेजर उसे काफी एलिगेंट बना रहा था। जब वो झुककर शूज चेंज कर रही थी तब चिन्मो की नजर गलती से उसके कॉलर के अंदर चली गई। उसने खुद को समझाया कि उसका इंटेंशन नहीं था, लेकिन सच ये था कि वो लड़की इतनी अट्रैक्टिव थी कि एक बार देखने के बाद नजर हटाना मुश्किल था। प्रॉब्लम ये हो गई कि जब वो सीधी हुई तब भी चिन्मो उसकी तरफ देख रहा था। उस लड़की ने गुस्से से उसे घूरा और नफरत भरी आवाज में बोला, परवर्ट। फिर उसने तुरंत अपना कॉलर पकड़ा और सीधा अपने रूम में चली गई। उस रात चिन्मो ने अपने सेकंड अंकल के साथ डिनर किया और कुछ बियर्स भी पी। वो इतना थक गया था कि अपने नए फ्लैट वापस जाने का मन नहीं हुआ, इसलिए उसने एक छोटे से इन में रूम ले लिया। अगली सुबह अपने सेकंड अंकल को स्टेशन छोड़ने के बाद चिन्मो फिर से डिलीवरी का काम करने लग गया। उसके लिए काम का मतलब ही पैसा था और फिलहाल डिलीवरी ही उसका इकलौता ऑप्शन था। वो रात के 11:30 तक बिजी रहा। उस दिन का लास्ट ऑर्डर देखकर वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। ऑर्डर उसी फ्लैट से आया था जहां वो रहता था। कस्टमर का नाम था लेनी फे। जब वो खाना लेकर घर पहुंचा तो मास्टर बेडरूम वाले कपल घर पर नहीं थे। उनके रूम का लाइट बंद था। सेकंड बेडरूम में लाइट ऑन थी और अंदर से टाइपिंग की आवाज आ रही थी। चिन्मो ने अपनी जैकेट उतारकर रूम में फेंक दी और खाना लेकर उस लड़की के डोर पर गया। उसने हल्का सा नॉक किया। डोर खुला। लड़की अब होम क्लोथ्स में थी। जैसे ही उसने चिन्मो को देखा उसका एक्सप्रेशन तुरंत खराब हो गया। उसने इंस्टिंक्टिवली अपना कॉलर कवर किया और डिस्गस्ट भरी टोन में बोला, क्या है? चिन्मो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने बैग उसके हाथ से झटके से छीन लिया और अगले ही सेकंड उसने पूरा खाना दरवाजे के पास डस्टबिन में फेंक दिया। बैग में सूप भी था। जब उसने झटका दिया तो थोड़ा सूप चिन्मो के जीन्स पर गिर गया। सूप इतना गर्म था कि उसे दर्द हुआ, लेकिन उस लड़की ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो बस पीछे हटी और जोर से डोर बंद कर दिया। चिन्मो वहां खड़ा रह गया, बिल्कुल कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस। सिर्फ सिर हिलाकर वो अपने रूम में वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर का फीडबैक। वो एक बैड रिव्यू था। रीजन लिखा था, तुमने मेरा खाना किसी और को क्यों दे दिया? तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? चिन्मो स्क्रीन को घूरता रह गया। उसे सब कुछ बिल्कुल बेकार और अपसर्ड लगा। एक बैड रिव्यू का मतलब था उसकी सैलरी से सीधा 300 युआन का कट। वो सुबह से रात तक जान तोड़ मेहनत करे, तब भी एक दिन में 300 युआन मुश्किल से कमाता था। और यहाँ पूरा दिन कुत्ते की तरह काम करने के बाद एक ही बैड रिव्यू ने उसे वापस जीरो पर ला दिया। बेड के किनारे बैठकर सिगरेट पीते हुए चिन्मो बस अपनी बेकार जिंदगी पर सांस भरकर रह गया। टाइम बीतता गया। वेंसडे के दिन दोपहर के आसपास अचानक उसके सेकंड अंकल का कॉल आया। पहले तो उसे लगा घर की बात होगी। उसने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक साइड में लगाई और बोला, सेकंड अंकल, क्या हुआ? मैं अभी डिलीवरीज के बीच में हूं, बाद में कॉल कर लूं? उसका सेकंड अंकल बोला, मैं चिंग रोड और रेनमैन रोड के इंटरसेक्शन पर तेरा वेट कर रहा हूं। ये डिलीवरी फिनिश कर और नए ऑर्डर्स लेना बंद करके सीधा यहां आ जा। चिन्मो को लगा शायद उसने गलत सुना। आप कहां हो? सेकंड अंकल बोला, लिटिल गार्डन, वही जगह जहां तूने बोला था एक्सीडेंट हुआ था। आ और मुझे एग्जैक्ट दिखा कहां रेंज रोवर ने तुझे हिट किया। तुम क्या करने वाले हो? चिन्मो को तुरंत समझ आ गया कि उसका सेकंड अंकल कुछ करने वाला है। तुम तो घर वापस चले गए थे ना, फिर कुनमिंग वापस क्यों आए? सेकंड अंकल बोला, मैं तेरा हिसाब सेटल करने आया हूं। तू आना चाहे तो आ, वरना मैं कैमरा से फुटेज निकलवा लूंगा। बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। चिन्मो बिल्कुल चुप हो गया। उसे पता था उसका सेकंड अंकल कैसा इंसान है। रुको, मैं आ रहा हूं, वहां मिलते हैं। आधा घंटा बाद चिन्मो सच में लिटिल गार्डन के पास उससे मिलने पहुंच गया।
उसका सेकंड अंकल रोड के किनारे स्क्वाट करके बैठा था और आसपास के सीसीटीवी कैमरास को देख रहा था। चिन्मो को समझ नहीं आ रहा था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे ही उसने चिन्मो को देखा, उसने उसे एक सिगरेट दी और पूछा, एग्जैक्टली कहाँ हिट हुआ था? चिन्मो ने करेक्ट किया, मुझे हिट नहीं किया था, रेंज रोवर टर्न ले रही थी और मैं उससे टकरा गया था। उसका सेकंड अंकल गाली देते हुए बोला, कौन नहीं जानता कि टर्न लेने वाली गाड़ी को सीधा आने वाली ट्रैफिक को रास्ता देना होता है, बस डायरेक्शन बता। चिन्मो ने रोड के उस पार इशारा करके कहा, वहां। फिर बोला, सेकंड अंकल रहने दो ना, हम यहां के नहीं हैं, जितना दूर रहे उतना अच्छा है। उसका सेकंड अंकल आधी जली सिगरेट जमीन पर फेंक कर पैर से कुचल दिया। फिर बोला, समझ गया, जब उस रेंज रोवर का नंबर मिल जाएगा मैं उन लोगों को भी ढूंढ निकालूंगा जिन्होंने तुझे मारा। तू अपना काम कर। ये कहकर वो बिना पीछे देखे चल दिया। चिन्मो ने पीछे से आवाज लगाई, सेकंड अंकल, मैं पेरिस कॉम्प्लेक्स में रह रहा हूं, आज रात आओगे? बिना मुड़े उसने जवाब दिया, नहीं रुकूंगा, मेरी चिंता मत कर। चिन्मो बस उसे भीड़ में गायब होता देखता रह गया। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसका सेकंड अंकल नहीं जानता था कि वो लोग कितने डेंजरस हैं। रेंज रोवर चलाना, गुची बैग्स यूज करना, ये सब दिखाता था कि वो लोग पावरफुल और पैसे वाले हैं। ऐसे लोगों के पीछे पड़ना मतलब खुद मुसीबत बुलाना। लेकिन चिन्मो जानता था कि वो अपने सेकंड अंकल को नहीं रोक सकता। अब वो बस टेंशन ले सकता था और कुछ नहीं। 3 दिन बाद रात को चिन्मो को फिर उसके सेकंड अंकल का कॉल आया, 30 मिनट के अंदर सेंट्री सिटी के पार्किंग लॉट में आ जा, मैं यहीं वेट कर रहा हूं। जब चिन्मो वहां पहुंचा, उसने देखा कि उसका सेकंड अंकल एक कोने में फ्लावर बेड के पास चुपचाप बैठा है और थोड़ा सा आगे वही व्हाइट रेंज रोवर खड़ी थी। उसके साइड पर वो स्क्रैच मार्क्स अभी भी थे। चिन्मो सच में शॉक हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके सेकंड अंकल ने इतनी जल्दी उस गाड़ी को कैसे ढूंढ लिया। बेचैन होकर उसने तुरंत कहा, सेकंड अंकल रहने दो ना, इससे और बड़ा मत बनाओ, चिन्मो ने कहा। लेकिन उसका सेकंड अंकल सीधी आवाज में बोला, नहीं, आज रात इसका हिसाब बराबर करेंगे। चिन्मो ने आसपास देखा। रात के 8 के बाद भी जगह काफी क्राउडेड थी। ये बिल्कुल भी सही जगह नहीं थी किसी से बदला लेने के लिए। उसके सेकंड अंकल ने उसे एक महंगी सिगरेट्स का पैकेट दिया और पास खड़ी एक ब्लैक संताना की तरफ इशारा करके बोला, अंदर बैठ, शांत रहे और वेट कर। जैसे ही चिन्मो कार में बैठा, उसकी नर्वसनेस और बढ़ गई। वो संताना कम से कम 10 साल पुरानी थी और काफी टूटी फूटी थी। ड्राइवर सीट के पास एक स्टील पाइप सीधा खड़ा था, जिसका एक एंड बैंडेज से लपेटा हुआ था। क्लियरली आज रात के लिए रेडी किया गया वेपन। चिन्मो बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा था। हाँ, उसे उन लोगों से नफरत थी जो उसे मार के गए थे, लेकिन सच में किसी को वापस मारना, ये सोचकर ही वो डर रहा था। उसने फिर से अपने सेकंड अंकल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। चिन्मो की बात जैसे हवा में ही रह गई। लगभग 9:15 बजे उनका टारगेट फाइनली आ गया। वही आदमी जो उस रात चिन्मो को मार के गया था, और साथ में थी शिन्योचू। दोनों साइड बाय साइड रेंज रोवर की तरफ चल रहे थे। शिन्योचू के हाथ में फिर से गुची बैग था, लेकिन वो वाला नहीं जो उस रात था। वो आदमी ड्राइवर साइड पर गया और डोर खोला। सेकंड अंकल ने ठंडी आवाज में पूछा, यही दोनों? चिन्मो बोला, छोड़ दो ना। सेकंड अंकल थोड़ा इरिटेट होकर बोला, बकवास बंद कर, सीधा हाँ या ना बोल। चिन्मो ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, हाँ। सेकंड अंकल ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी नजर रेंज रोवर पर टिकी रही। रेंज रोवर स्टार्ट हुई और धीरे से पार्किंग से निकली। सेकंड अंकल ने भी संताना स्टार्ट की और उसके पीछे लग गए। पूरी ड्राइव के दौरान चिन्मो का टेंशन पीक पर था। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका सेकंड अंकल क्या कर सकता है। रेंज रोवर आगे बढ़ती गई, कई टर्न्स लिए। सेकंड रिंग रोड से निकलकर एक रिलेटिवली सूना सा रोड पकड़ लिया। बस यही मौका था। सेकंड अंकल ने अचानक स्पीड बढ़ाई, रेंज रोवर को ओवरटेक किया और स्टीयरिंग जोर से घुमा दी। उसने गाड़ी को तेज से काटकर उसके सामने लगा दी और ब्रेक मार दी। संताना रोड के बीच में एंगल में खड़ी हो गई, पूरी तरह से रेंज रोवर का रास्ता ब्लॉक कर दिया। सच कहे तो रेंज रोवर की ब्रेकिंग अच्छी थी, वरना किसी और गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता। गाड़ी रुकने के बाद सेकंड अंकल तुरंत बाहर नहीं निकला। आराम से उसने सिर झुकाकर सिगरेट जलाई। रेंज रोवर का ड्राइवर, वही आदमी, गुस्से में बाहर निकला। वो सीधा संताना के ड्राइवर डोर के पास आया और जोर से किक मारी। गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? वो गाली देते हुए चिल्लाया। सेकंड अंकल ने सिगरेट होठों में दबाई, राइट हैंड में स्टील पाइप पकड़ा, लेफ्ट हैंड से डोर अनलॉक किया और अचानक डोर जोर से खोला। बाहर खड़ा आदमी सीधा डोर से टकरा गया और पीछे हिल गया। सेकंड अंकल बिना एक शब्द बोले बाहर निकला। उसने सीधा स्टील पाइप उस आदमी के सर पर घुमा दिया।
आदमी ने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ उठाकर ब्लॉक किया, लेकिन उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। सेकंड अंकल ने उसके पेट पर जोर से किक मारी। वो 2 कदम पीछे गया और फुटपाथ से टकराकर गिर गया। सेकंड अंकल का प्रेजेंस इतना हैवी था कि आदमी बिल्कुल डर गया। जमीन पर पड़े हुए उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अभी तक जो एटीट्यूड था वो बिल्कुल गायब हो चुका था। शिन्यूचू पैसेंजर साइड से बाहर आई और जल्दी से उस आदमी के पास गई। वो झुककर पूछने लगी, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर उसने सिर उठाया, सेकंड अंकल की तरफ देखा और गुस्से में बोली, तुम क्या कर रहे हो? लोगों को क्यों मार रहे हो? उसके सेकंड अंकल ने सिगरेट को अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों के बीच पकड़ा, पीछे मुड़े बिना ही बोला, मोमो इधर आ, बता इसे कैसे हैंडल करना है। चिन्मो कांपते हुए उसके पास आया और धीरे से बोला, सेकंड अंकल रहने दो, इससे ऑलरेडी मार लग चुकी है, चलो यहां से। शिन्यूचू ने पूछा, तुम लोग कौन हो? उसने चिन्मो को पहचाना ही नहीं। सोचा जाए तो यह नॉर्मल था। उस रात बारिश हो रही थी, रात भी काफी हो चुकी थी और चिन्मो डिलीवरी यूनिफॉर्म, हेलमेट और बाइक पर था। उसका याद न रहना नेचुरल था, लेकिन इस वक्त वो दोनों को घबराहट के साथ देखकर बोली, तुम लोग चाहते क्या हो? सेकंड अंकल ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। उसने सिगरेट का एक और ड्रैग लिया, फिर उसे जमीन पर फेंका, स्टील पाइप पकड़ा और धीरे से झुक गया। पाइप का नीचे वाला हिस्सा उस आदमी यानी शिन्यू के साथी की थाई पर दबा दिया। चिन्मो समझ गया कि वो जानबूझकर जोर लगा रहा है। आदमी का चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया, लेकिन वो चीखा नहीं, काफी टफ था। उसका चेहरा देखकर सेकंड अंकल थोड़ा सैटिस्फाई लग रहा था। वो बोला, तुमने मोमो को मारा और उसका फोन तोड़ा, अब सीधा डील करता हूं। 5000 युआन अभी ट्रांसफर करो। पैसा दिया, बात खत्म। फिर ठंडी हंसी के साथ बोला, अगर नहीं दिया तो आज रात यहां से ठीक ठाक नहीं जा पाओगे। शिन्यूचू क्लियरली डर गई थी। उसने तुरंत अपना बैग खोला और ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज उसे मत मारो, मैं पैसे देती हूं। उसने बैग से कैश निकाला और बिना गिने सीधा उसके सेकंड अंकल को दे दिया। मुझे नहीं पता कितना है, सब ले लो। सेकंड अंकल ने एक नजर डाली और बोला, ठीक है, फिलहाल के लिए इनफ है, चलो मान लेते हैं, बात खत्म। पैसे होने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को बुली करो, याद रखना। अगर फिर भी प्रॉब्लम है मुझे ढूंढ लेना, मेरा नंबर याद रख, 1356778899। कोई दिक्कत हो तो कॉल करना। ये कहकर उसने स्टील पाइप साइड में रखा और चिन्मो से बोला, मोमो चलो, अगर दोबारा तुझे तंग किया तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। चिन्मो अभी भी थोड़ा शॉक में था। यही उसके सेकंड अंकल का तरीका था काम करने का। जब वो जाने लगा, उसने छुपकर 2 बार शिन्यूचू की तरफ देखा। वो सच में बहुत खूबसूरत थी, इतनी कि कुछ पल के लिए वो शब्द ही नहीं ढूंढ पाया। और जब चिन्मो उसे देख रहा था, वो भी उसे देख रही थी। जैसे ही दोनों की नजर मिली, चिन्मो को शर्म आ गई और उसने तुरंत नजर हटा ली। फिर वो कार में बैठ गया। सेकंड अंकल ने उसकी टेंशन नोटिस की, थोड़ी इरिटेटेड टोन में बोला, क्या हुआ, अब डर लग रहा है? हिम्मत हार गया? इंसान ही तो है सब, 2 कंधे एक सर, डर किस बात का? अगर आदमी है तो सामने खड़ा हो और वापस लड़। सच ये था कि चिन्मो थक चुका था। कुनमिंग में इतने सालों से स्ट्रगल करते हुए वो हमेशा एक आउटसाइडर की तरह जीता रहा था। ना उससे झगड़े चाहिए थे, ना लड़ाई। उसे बस अपना काम करना था, पैसे कमाने थे, घर भेजने थे और एक दिन इतना सेव करना था कि वो अपने फादर का किडनी ट्रांसप्लांट करा सके। चिन्मो चुप रहा तो उसका सेकंड अंकल थोड़ा सॉफ्ट हुआ। चल इतना उदास मत हो, बड़ी बात नहीं है। अगर वो फिर से आया तो मैं फिर हैंडल करूंगा, जब तक वो सीख नहीं लेता। नेक्स्ट इंटरसेक्शन पर उतर जाना, ये पैसे रख और संभाल के यूज कर। मैं कुछ दिन कुनमिंग में ही हूं, कुछ भी हो मुझे कॉल करना। ये कहकर उसने बिना पूछे ही सारे पैसे चिन्मो के हाथ में थमा दिए। चिन्मो जानता था उसके फादर के ट्रीटमेंट में इतना पैसा लग रहा था कि चिन्मो ने फॉर्मली मना करने का ड्रामा भी नहीं किया। टोटल मिलाकर थोड़ा सा 6000 युआन से ज्यादा था। उसने सब पैसे रख लिए और पूछा, आप घर नहीं जा रहे, फिर कुनमिंग में क्या कर रहे हैं? सेकंड अंकल ने बस इतना कहा, तू उसकी टेंशन मत ले, बस इतना समझ ले, मैं फूड डिलीवरी नहीं कर रहा। एक बात याद रख, अगर वो आदमी दोबारा तुझे तंग करे तो सीधा वापस मारना, डरना मत। चिन्मो और उसका सेकंड अंकल हमेशा अलग तरीके से जीते आए थे। इंटरसेक्शन पर उतरने के बाद चिन्मो अकेले रात के शहर में घूमता रहा। उसकी पॉकेट में हजारों युआन थे, लेकिन उसे लग रहा था कि ये पैसे बहुत आसानी से मिल गए हैं, इतनी आसानी से कि उसे अनईजी फील हो रहा था। एक पल के लिए उसने सोचा, क्या शिन्यूचू को कांटेक्ट करके पैसे वापस कर दे और समझा दे कि सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। उसे पता था कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि वो एक सिंपल गरीब आदमी है जो ऐसे पंगे अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक और वजह भी थी, उसके दिल के एक कोने में यह भी था कि शायद ये एक चांस हो शिन्यूचू को जानने का, या कम से कम उसके नजरों में गलत इमेज ना बने।
लेकिन अगले ही पल उसने खुद पर ही हंस दिया। मैं और वो, इतनी खूबसूरत लड़की, एक तरह से गॉडेस जैसी, वो मुझे क्यों नोटिस करेगी? ये सोचकर उसने खुद पर ही कड़वी सी हंसी हंसी। पेरिस स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स के गेट पर चिन्मो ने रोड साइड स्टॉल से 2 ग्रिल्ड चिकन विंग्स खरीदे। वो फुटपाथ पर बैठकर खाने लगा। एक स्ट्रे डॉग धीरे धीरे पास आया उसके फेंके हुए बोन्स के लिए। जैसे ही चिन्मो ने उसकी तरफ देखा, वो डर के पीछे हट गया। चिन्मो ने अपने हाथ के विंग्स के टिप्स तोड़कर उसकी तरफ फेंके। डॉग ने पहले स्मेल किया, फिर जल्दी से खा लिया। थोड़ा थोड़ा करके वो और पास आने लगा। आखिर में उसने डरना बंद कर दिया और उसके पास ही बैठकर बोन्स खाने लगा। उस पल चिन्मो को एक अजीब सी फीलिंग आई। इस अनजान शहर में वो और वो स्ट्रे डॉग एक जैसे ही थे। दोनों भटक रहे थे। दोनों सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए संभल संभल कर जी रहे थे। घर आकर चिन्मो ने देखा बाथरूम बिजी है, तो वो बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा। जब वापस आया तब उसकी मुलाकात लिनी फे से हो गई, जो बाथरूम से टॉवल में बाहर आ रही थी। जैसे ही उनकी नजर मिली, उसने फिर से उसे गुस्से से घूरा। चिन्मो को समझ नहीं आ रहा था वो हर बार ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। सिर्फ एक बार गलती से उसने देख लिया था, वो भी जानबूझकर नहीं। क्या इतनी बड़ी बात थी कि वो इतना इशू बना रही है? अगली सुबह चिन्मो ने थोड़ा रिलैक्स किया और लेट उठ गया। फिर उसने डिलीवरी ऐप खोला और ऑर्डर्स लेने लगा। पहला ही ऑर्डर काफी बड़ा था, 40 बॉक्स मील्स, डेस्टिनेशन किटी इंटरनेशनल होटल। पहले तो उसे लगा शायद कोई MLM या ट्रेनिंग सेशन चल रहा होगा, लेकिन होटल के गेट पर सिक्योरिटी ने उसे रोका और बोला कि डिलीवरी अंदर अलाउड नहीं है, कस्टमर को नीचे आकर लेना पड़ेगा। मजबूरन चिन्मो ने कस्टमर को कॉल किया। एक लड़की ने फोन उठाया। उसने कहा फोन गार्ड को दे दो। चिन्मो को नहीं पता उसने क्या कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद गार्ड ने फोन वापस दिया और बोला स्टाफ एलिवेटर से जाओ और 29th फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में डायरेक्टली डिलीवर करो। पहली ट्रिप में चिन्मो सिर्फ 20 बॉक्सेस ऊपर ले गया और बाकी अपनी बाइक पर छोड़ दिए। उसने गार्ड से बोला कि थोड़ा ध्यान रख ले। कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ एक लड़की थी जिसने ऑर्डर प्लेस किया था। उसने कहा बस यहां टेबल पर रख दो। चिन्मो ने खाना रख दिया और नीचे बाकी लेने चला गया। लेकिन जब वो दूसरी बार खाना लेकर वापस कॉन्फ्रेंस रूम में आया, बिल्कुल स्टन हो गया। शाइनी यूचू वहां बीच में खड़ी थी। जैसे ही उनकी नजर मिली, चिन्मो को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो वहीं थी और सीधा उसकी तरफ देख रही थी। उसी वक्त एक आदमी ने एक मील बॉक्स खोला और उसे रिस्पेक्ट के साथ दिया। प्रेसिडेंट शैन, आपने मीटिंग में बहुत मेहनत की, पहले आप खा लीजिए। शाइनी यूचू ने मील लिया और पोलाइटली थैंक यू बोला। चिन्मो के सर में झटका सा लग गया। कल ही तो उसने और उसके सेकंड अंकल ने उसके बॉयफ्रेंड को मारा था और आज वो उसके एरिया में खाना डिलीवर कर रहा है। क्या ये सीधा जाल में फंसना नहीं था? उसने जल्दी से बाकी बॉक्सेस रख दिए और ऑर्डर वाली लड़की से बोला, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, प्लीज एंजॉय। ये बोलते ही वो तुरंत मुड़ गया और ऑलमोस्ट भागते हुए लिफ्ट में घुस गया। उसका बस एक ही गोल था, जितनी जल्दी हो सके होटल से निकलना। लिफ्ट सीधा 29th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक बिना रुके नीचे आई। चिन्मो नंबर्स देखता हुआ वेट करता रहा। जैसे ही लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी और डोर्स खुले, वो जम गया। बाहर कम से कम 4 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। चिन्मो ने खुद को काम दिखाने की कोशिश की, सर झुकाकर निकलने लगा, लेकिन 2 गार्ड्स ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। एक बोला, हमारे साथ चलो। चिन्मो ने कहा, किस लिए? आप गलत इंसान पकड़ रहे हो। गार्ड गुस्से में बोला, ज्यादा बकवास मत कर। लीडर जैसा लगने वाला गार्ड बोला, इसे ले जाओ। चिन्मो जोर से चिल्लाया, किस बेसिस पर? तुम सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स हो, तुम्हें मेरी फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट करने का कोई राइट नहीं है। उसके चिल्लाने पर लॉबी के लोग देखने लगे, लेकिन मैनेजर ने तुरंत सिचुएशन हैंडल की। स्माइल के साथ बोला, हमें खेद है डिस्टर्बेंस के लिए। एक गेस्ट का वैल्यूएबल आइटम मिसिंग है और शक है कि डिलीवरी बॉय ने चोरी की है। हमने सस्पेक्ट को डिटेन कर लिया है और पुलिस को देने वाले हैं। डिलीवरी वालों में आजकल ऐसे लोग भी होते हैं। लोग तुरंत बातें करने लगे। डिलीवरी वालों का स्टैंडर्ड गिर गया है। खाना खाते हैं, थूक देते हैं, अब चोरी भी। अब कौन ऑर्डर करेगा? चिन्मो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वो फंसाया जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लोग बस उसे घूरते रहे और कुछ लोग वीडियो बनाने लगे, लेकिन गार्ड्स ने उसे पुलिस स्टेशन नहीं लेके गए। उसे एक रूम में ले जाकर जबरदस्ती बिठा दिया। उसका फोन ले लिया और उसे चेयर पर दबाकर बिठा दिया। जब चिन्मो को कंट्रोल कर लिया गया, मोटा गार्ड बोला, तुम दोनों जाओ और काम निपटाओ, मैं और श्याओ झांग यहां इस पर नजर रखेंगे। बाकी 2 गार्ड्स खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम क्यों नहीं जाते, हम यहां रुक जाते हैं। मोटा गार्ड तुरंत गाली देते हुए बोला, मैंने बोला ना जाओ तो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो। मजबूरी में वो दोनों निकल गए। मोटे गार्ड ने अपनी कैप उतारकर साइड में फेंकी और बेड पर लेट गया। दूसरे गार्ड से बोला, एक सिगरेट दे। यार ऐसे लेटने में ही मजा है। चिन्मो गुस्से में बोला, मुझे छोड़ो, ये इल्लीगल डिटेंशन है, तुम लोग कानून तोड़ रहे हो। मोटा गार्ड ठंडी आवाज में बोला, चुप रह, मुझे फर्क नहीं पड़ता इल्लीगल क्या होता है। मैं वही करता हूं जो बॉस बोलता है। अगर ज्यादा चिल्लाया और मेरी नींद खराब की,
उसने अपने पांव की तरफ इशारा किया। ये जो मोजे हैं ना, 1 हफ्ते से नहीं धोए, सीधा तेरे मुंह में ठूस दूंगा। ये धमकी सुनकर, वो धमकी काफी थी, चिन्मो इतना डर गया कि उसने एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे सच में लग रहा था कि वो गार्ड वैसे ही करेगा जैसे कह रहा है। 2 गार्ड बेड पर लेटकर सिगरेट पीते रहे। चिन्मो चुपचाप बैठा रहा, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बिल्कुल नहीं पता आगे क्या होने वाला है या कौन आने वाला है। कुछ देर बाद दोनों गार्ड्स वहीं सोते हुए सो गए। चिन्मो ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर चेयर से बंधे हुए थे। जितनी भी कोशिश की सब बेकार गई। शायद 3-4 घंटे बीत गए, फिर अचानक दरवाजा खुला। आवाज सुनते ही दोनों गार्ड्स उठकर सीधे खड़े हो गए। रूम में शाइनी यूचू एंटर हुई, उसके पीछे 5 लोग और थे। उनमें से एक वो लड़की थी जिसने ऑर्डर प्लेस किया था, एक लॉबी मैनेजर और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स। जैसे ही गार्ड्स ने शाइनी यूचू को देखा, तुरंत रिस्पेक्ट से बोले, प्रेसिडेंट शैन। शाइनी यूचू ने भाव चढ़ाकर पूछा, इसे बांध क्यों रखा है? लॉबी मैनेजर ने तुरंत मोटे गार्ड को घूरा और डांटा, किसने बोला था इसे बांधने को? अभी के अभी खोलो। जब चिन्मो को खोला गया, शाइनी यूचू ने सबको ऑर्डर दिया, सब लोग बाहर जाओ, मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आएगा। लॉबी मैनेजर चमचागिरी करने लगा, प्रेसिडेंट शैन, मैं। लेकिन उसकी टोन इतनी स्ट्रिक्ट थी कि किसी ने और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। सब लोग एक एक करके ऑकवर्डली रूम से बाहर निकल गए। शाइनी यूचू ने चिन्मो की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा यू के साथ क्या प्रॉब्लम है? कल तुमने इतनी बुरी तरह क्यों मारा? तब चिन्मो को पता चला उस आदमी का नाम यू है। चिन्मो ने सीधा जवाब दिया, ड्रामा करने की जरूरत है? तुम्हें नहीं पता क्यों मारा गया? शाइनी यूचू ने थोड़ी सुपीरियॉरिटी वाली टोन में कहा, तुम लोगों को लगता है रोज लड़ना ही सल्यूशन है, बैठ के बात नहीं कर सकते? आज तुम उसे मारते हो, कल वो तुम्हें मारेगा, इससे क्या सॉल्व होता है? मुझे पता है यू का टेम्पर थोड़ा एरोगेंट है, लेकिन इतनी छोटी बात पर तुम लोग ऐसे लड़ते हो, समझ नहीं आता। तब चिन्मो को समझ आया, शाइनी यूचू उसे एक स्ट्रीट थग समझ रही है। उसने सीधा पूछा, तुम मेरी बात सुनोगी? लेकिन शाइनी यूचू ने सीधा मना कर दिया, मैंने तुम्हें यहां सिर्फ एक बात कहने के लिए रोका है, रात में मेरे रास्ते में आना बंद करो। अगर पैसे चाहिए सीधा मांग लो, उसे तंग मत करो। ये सुनकर चिन्मो का गुस्सा फट गया, तुमने मुझे 3-4 घंटे यहां बांध के रखा, मेरा पूरा काम खराब कर दिया सिर्फ ये बकवास बोलने के लिए। शाइनी यूचू ने जवाब दिया, तो और क्या बोलूं? चिन्मो का गुस्सा और बढ़ गया। अच्छा, तुमने अपनी बात कह दी, अब मेरी सुनो। जो पहला बॉक्स मील मैं आज डिलीवर करके गया था, वो तुमने खाया ना? मैं तुम्हें बता देता हूं, मैं उसमें से पहले ही कई बाइट्स ले चुका हूं। जो तुमने खाया वो मेरा लेफ्ट ओवर था, मैं उसमें थूक भी चुका था। शाइनी यूचू की आंखें शौक से खुल गई। अगला ही सेकंड उसने अपना मुंह बंद किया और सीधा वॉशरूम की तरफ भागी। चिन्मो को अंदर से एक अजीब सा सैटिस्फैक्शन मिला। उसने अपना फोन उठाया और फुल एटीट्यूड के साथ रूम से बाहर निकल गया। बाहर लॉबी मैनेजर और गार्ड्स खड़े थे, सब उसे अजीब नजर से देख रहे थे, लेकिन चिन्मो को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे वॉक कर रहा था जैसे पूरा होटल उसका हो। जितना वो इस बारे में सोचता, उतना ही उसे अच्छा लग रहा था, और वो सीधा होटल से बाहर निकल गया। उस वक्त डिनर रश स्टार्ट हो रहा था। वो प्लान कर रहा था कि वापस डिलीवरी ऑर्डर्स लेने लगे, लेकिन पता चला कि उसका अकाउंट पहले ही सस्पेंड हो चुका था। उसने कस्टमर सर्विस से कांटेक्ट किया पूछने के लिए कि क्या चल रहा है, और उन्होंने बताया कि शायद वो किसी थेफ्ट केस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसका कुरियर स्टेटस टेम्परेरीली रिवोक कर दिया गया है। सीधी भाषा में बोले तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। चुनमो को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने आखिर किसको ऑफेंड कर दिया। क्या फूड डिलीवर करना ऑलरेडी इनफ मुश्किल नहीं था? आखिर में वो बिना वजह इन लोगों के साथ एक बड़ा झगड़े में फंस गया। गुस्से में उसने मुड़कर किटी इंटरनेशनल होटल की तरफ देखा, एक तीखी नजर डाली और जमीन पर जोर से थूक दिया। अगला ही सेकंड होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए बाहर आए और चिल्लाए, पकड़ो उसे, भागने मत दो। उसने सिर्फ एक बार थूका था और वो लोग उसे पकड़ने के लिए पीछे पड़ गए। चुनमो तुरंत मुड़कर भागा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। गेट के पास खड़े एक गार्ड ने उसे जोर से लात मारी और वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद बाकी सब गार्ड्स उस पर टूट पड़े और उसे दबा दिया। इस बार वो चुनमो को होटल के अंदर नहीं ले गए, सीधा उसे एक ब्यूइक वैन में ढकेल दिया गया। शिन यूचू सेकंड रो के लेफ्ट सीट पर बैठ गया। चुनमो जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, उसे राइट सीट पर फेंका गया। ये देखकर कि वो स्ट्रगल ना करे, उन्होंने उसके बॉडी के अराउंड 2 और रस्सी के चक्कर लगा दिए। 2 गार्ड्स थर्ड रो में बैठे और एक फ्रंट सीट पर। चुनमो तुरंत टेंस हो गया। उसने शिन यूचू की तरफ मुड़कर पूछा, तुम लोग क्या करने वाले हो? मैंने बस तुम्हारा थोड़ा सा लंच खाया था, क्या तुम सच में मुझे मार दोगे उसके लिए? चुप रहो। शिन यूचू ने घिन से उसकी तरफ देखा। अगर तुमने लंच का जिक्र फिर से किया तो मैं अभी के अभी तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंकवा दूंगा। ठीक है, नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम बताओ तो सही, मुझे ले कहां जा रहे हो? तुम्हारी वजह से मेरी जॉब भी चली गई। शिन यूचू ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम्हारी जॉब से मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर युहाओ को कुछ हुआ तो मैं इंश्योर करूंगा कि तुम कोर्ट तक पहुंचो। रुको, चुनमो ने जल्दी से पूछा, युहाओ तुम्हारा क्या लगता है, और उसके साथ जो भी होगा उसका मुझसे क्या रिलेशन है? युहाओ मेरा छोटा भाई है, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो।
ये सुनते ही चुनमो के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आई। तुम्हारा भाई हर्ट हो या ना हो, उसका मुझसे क्या लेना देना। युहाओ तुम्हारे फ्रेंड ने किडनैप किया है, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं एक्सचेंज के लिए। चुनमो शौक में उसकी तरफ देखने लगा। मतलब तुम्हारा भाई किडनैप हो गया है और तुम मुझे उसके बदले में यूज कर रहे हो, और मेरा फ्रेंड इतना डेंजरस है, मुझे तो पता ही नहीं। शिन यूचू ने शांत रहकर कहा, कल रात वाला आदमी। चुनमो का दिल जोर से धड़कने लगा। कल रात वाला? सेकंड अंकल? उसका दिमाग घूम गया। कल रात तो सब सेटल हो गया था, फिर उसके सेकंड अंकल ने दोबारा ये सब क्यों किया? क्या शिन यू जैसे रिच आदमी को इतना आसान समझा गया? चुनमो अब कुछ समझ नहीं पा रहा था और डर के मारे ज्यादा पूछने की हिम्मत भी नहीं हुई। गाड़ी ज्यादातर चुपचाप चली, डाउनटाउन से निकलकर ईस्टर्न थर्ड रिंग के आउटस्कर्ट्स तक। आखिर में वो एक पुराने टूटे फूटे वेयरहाउस पर पहुंचे। वहां एक और ब्यूइक वैन खड़ी थी। चुनमो का सेकंड अंकल संताना भी वहीं था। दो गाड़ियों के बीच एक टेबल बनाया गया था। असल में दो पुराने टायरों के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड रख दिया गया था। उस पर कुछ कैन्स और खाना पड़ा था और आसपास कई खाली बियर बॉटल्स बिखरी हुई थी। चुनमो का सेकंड अंकल एक साइड अकेले बैठा था। दूसरी तरफ शिन यूहाओ और कुछ लोग बैठे थे। सबके चेहरे पर मार के निशान थे, सूजे हुए, थके हुए। शिन यूहाओ भी इससे बचा नहीं था। जैसे ही शिन यूचू ने यह देखा, सीन देखते ही वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो गाड़ी से कूदकर सीधा टेबल की तरफ भागी। तुम्हारी इतनी बुरी हालत किसने की? किसने मारा तुम्हें? बोलते बोलते उसकी नजर चुनमो के सेकंड अंकल पर जा टिक गई, लेकिन उसके सेकंड अंकल ने शिन यूचू की तरफ देखा तक नहीं। मोटा सिक्योरिटी गार्ड ने चुनमो को वैन से लात मार के नीचे गिरा दिया, फिर दो और गार्ड्स ने उसे जमीन से उठा लिया। मोटा गार्ड चीखा, अभी के अभी हमारे यंग मास्टर को छोड़ दो, वरना हम इस हॉस्टेज को मार देंगे। ये देखकर चुनमो का सेकंड अंकल थोड़ा शॉक्ड लग रहा था। उसकी भौएं सिकुड़ गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपना ग्लास रखा और खड़ा हो गया। ये सब क्या मतलब है? शिन यूचू ने सीधा उसकी तरफ देखकर कहा, क्या तुमने मेरे भाई को इस हाल में मारा है? कल रात हमने डिसाइड नहीं किया था कि बात यहीं खत्म होगी? फिर तुम लोग अब क्या करना चाहते हो? बस करो। शिन यूहाओ धीरे से खड़ा हो गया, सिर झुकाए हुए। ये उनकी गलती नहीं है, मेरी है। हम 5 मिलकर भी इसे नहीं हरा पाए। मुझे जो मिला डिजर्व करता हूं। अगर चुनमो ने अपने कानों से नहीं सुना होता तो वो कभी यकीन नहीं करता। शिन यूहाओ के साथ 4 आदमी साइज में बड़े थे, फिर भी सब चुनमो के सेकंड अंकल से बुरी तरह पिटे थे। इतना कि उन्होंने पूरी तरह से मान लिया था। शिन यूचू ने आंखों में दर्द के साथ हाथ उठाया और जेंटली शिन यूहाओ के सूजी हुए चेहरे को छुआ। दर्द हो रहा है? शिन यूहाओ पहले हाँ में सिर हिलाता है, फिर ना में। मैं ठीक हूं। मार खाना मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे ऐसे कभी कंप्लीटली हराया नहीं है। रुको रुको रुको, चुनमो के सेकंड अंकल ने उसे बीच में ही रोक दिया। तुम्हारी बहन भी कमाल की है, उसने मेरे नेफ्यू को उठवा लिया। आज का हिसाब बराबर समझते हैं। तुम मेरा नेफ्यू छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने देता हूं, और आज की फाइट फीस भी माफ, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। शिन यूचू के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए मोटा गार्ड ने स्लीव्स चढ़ाई और प्रेसिडेंट शान बोला, प्रेसिडेंट शान, ये लोग बहुत ज्यादा ओवर हो रहे हैं, मुझे अलाउ कीजिए, मैं इसे सबक सिखाता हूं। शिन यूचू ने उसे गुस्से भरी नजर से देखा, फिर शिन यूहाओ की तरफ मुड़कर बोली, तुम लोगों के बीच आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या आज इसे खत्म नहीं कर सकते? तुम कब सुधरोगे? तुम अब बच्चे नहीं हो। डैड के मरने से पहले उन्होंने मुझे बोला था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। क्या तुम मुझे एक टेंशन कम नहीं दे सकते? मुझे तुम्हें भी संभालना है और कंपनी भी चलानी है। क्या तुम्हें लगता है ये आसान है? ये बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। जैसे ही शिन यूहाओ ने उसे रोते देखा, वो घबरा गया। दीदी, मेरी गलती है, प्लीज मत रो, उसने रिक्वेस्ट की। कल रात पिटने के बाद मैं छोड़ नहीं पाया, इसीलिए आज कुछ लोगों को बुलाया था उसे सबक सिखाने के लिए, पर सोचा नहीं था कि हम हार जाएंगे। हम 5 मिलकर भी उसे नहीं हरा पाए। मैं प्रॉमिस करता हूं अब दोबारा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा, प्लीज रो मत। अरे, चुनमो साइड से चिल्लाया, तुम लोग इमोशनल बातें कर रहे हो, लेकिन कोई मुझे खोल भी देगा? मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। अगर प्रिजनर एक्सचेंज हो रहा है तो मेरे सेकंड अंकल ने तुम्हारे भाई को बांधा भी नहीं। कम से कम मुझे पहले छोड़ दो। शिन यूचू ने मोटा गार्ड को सिग्नल दिया। वो तुरंत आया और चुनमो को खोल दिया। शिन यूचू अभी भी अपने भाई की ज्यादा फिक्र कर रही थी। उसने पूछा, तुमने कल रात उसे रोका क्यों नहीं? चुनमो तुरंत चिल्लाया, ड्रामा मत करो। तुमने मुझे गाड़ी से टकराया, फिर उसे मेरे घर भेजा मुझे पीटने और मेरा फोन तोड़ने के लिए। अब मत बोलना तुम्हें कुछ पता नहीं था। ये सुनते ही शिन यूचू बिल्कुल शॉक हो गई। वो 3 सेकंड तक चुनमो को देखती रही, फिर धीरे से अपना सिर घुमाकर शिन यूहाओ की तरफ देखा। सिर झुकाए हुए धीरे से शिन यूहाओ बोला, दीदी, मैं एक्सप्लेन करता हूं। उसने आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं की। उस रात तुमने कहा था कि तुमने किसी को गाड़ी से हिट किया और मुझे बोला था तुम्हारा आईडी वापस लाने के लिए। तो मुझे लगा कोई तुम्हें स्कैम कर रहा है और वो तुम्हारा आईडी पकड़ के तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए मैं कुछ लोगों को लेके उसके घर गया और आईडी वापस ले आया। मुझे ये भी डर था कि उसके पास तुम्हारा फोन नंबर होगा और वो तुम्हें बार बार परेशान करेगा,
इसलिए जब हम वहां से निकले मैंने उसका फोन भी तोड़ दिया। आखिर तक शनिवा की आवाज धीरे धीरे कम होती गई और फिर उसी वजह से कल रात जो हुआ वो हुआ। शाइन यूचू बिल्कुल शॉक हो गई थी। उसने चिन्मो को देखा, फिर शाइन युवा को देखा। शाइन युहाओ ने तो अपना सर कॉलर के अंदर छुपा लिया था, बिल्कुल डरा हुआ लग रहा था। चिन्मो ने शाइन यूचू को देखा और बोला, अब क्लियर है? तुम्हें पहले मेरी बात सुनने का टाइम नहीं मिला, अब अपने भाई से सुन लो। अब समझ आया? तुम लोग ही थे जिन्होंने मुझे गाड़ी से मारा, तुम लोग ही थे जिन्होंने लोग भेजकर मुझे पिटवाया। आज तुम्हारे लॉबी मैनेजर ने मुझे चोर भी बना दिया, डिलीवरी प्लेटफॉर्म ने मेरा राइडर अकाउंट सस्पेंड कर दिया और अब मेरी जॉब भी चली गई। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। मैंने कब तुम्हें प्रोवोक किया था? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करनी थी तुम्हें? शाइन युवा का चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसकी आवाज नर्म पड़ गई। उसने धीरे से कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कॉम्पेंसेट कर दूंगी। चिन्मो ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, थैंक्स बट नो थैंक्स। अपने गंदे पैसे से मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो। ये कहकर चिन्मो अपने सेकंड अंकल के पास गया। उसने बियर की बोतल उठाई, एक ही बार में पी गया और खाली बोतल साइड में फेंकी। फिर बोला, सच बोलूं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतना अच्छा लड़ सकते हो। उसके सेकंड अंकल ने बिना किसी इमोशन के कहा, थोड़ा बहुत आता है। फिर वो खड़े हुए और शाइन यूचू से बोले, मिस, जितना मैं समझ पा रहा हूं तुम अभी भी समझदार हो। समझदार लोगों से बात करना हमेशा बेटर होता है। तुम लोगों ने गाड़ी से टक्कर मारी, तुम लोग उसके घर गए, उसे मारा और उसको फोन तोड़ दिया और अब तुम लोगों की वजह से मेरा भतीजा जॉब से निकल गया। इतनी बड़ी बात का कोई सोल्यूशन तो होना चाहिए, है ना? ऐसे कैसे सब फ्री में छोड़ दें? थोड़ा झिझकते हुए शाइन यूचू ने पूछा, तो कितना पैसा चाहिए? सेकंड अंकल ने सोचा और बोला, पैसे रहने दो, अगर कैश दिया तो ये सब घर भेज देगा अपने बाप के इलाज के लिए। इससे बेटर आइडिया, इसको एक जॉब दे दो। शाइन यूचू ने तुरंत कहा, नो, और लगभग उसी वक्त चिन्मो बोल पड़ा, मुझे नहीं चाहिए। शाइन यूचू ने उसे देखा और धीरे से कहा, हमारी कंपनी बैड कैरेक्टर वाले लोगों को हायर नहीं करती। सेकंड अंकल का चेहरा तुरंत बदल गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा भतीजा बैड कैरेक्टर का कैसे हो गया? शाइन यूचू और भी लाल हो गई और शर्माते हुए बोली, इसने मेरा लंच खा लिया और फिर मुझे अपना बचा हुआ खाना खिलाया। ये सुन के चिन्मो खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। फिर बोला, चलो चलते हैं, मेरी जॉब की टेंशन मत लो, अगर डिलीवरी नहीं कर सकता तो कुछ और कर लूंगा। फिर उसने शाइन यूचू और शाइन युवा की तरफ देखा और बोला, अब सब खत्म, अब तुम लोग मेरे पीछे नहीं आओगे और मुझे फिर से बंद नहीं करोगे, राइट? ये सुन के शाइन यूचू का चेहरा और लाल हो गया। शाइन युवा ने तुरंत जोर से कहा, टेंशन मत लो, मैं हार मानता हूं। मैं सच में ब्रदर जेड की रिस्पेक्ट करता हूं। अगर कभी कुछ चाहिए हो बस बोल देना। सेकंड अंकल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चिन्मो से बोला, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूं। चिन्मो उस पुरानी सी सैंटाना गाड़ी में बैठ गया। उसका सेकंड अंकल ही ड्राइव कर रहा था। चिन्मो से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या आपने सच में सबको अकेले ही हरा दिया? सेकंड अंकल ने सीधा जवाब दिया, इसमें मुश्किल क्या है? चिन्मो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसका सेकंड अंकल वाकई कमाल का था। कुछ देर बाद वो उसे शहर वापस ले आए और कैजुअली पूछा कि अब आगे क्या करेगा, क्या फिर से डिलीवरी करेगा? चिन्मो ने कहा, मेरा राइडर अकाउंट ऑलरेडी बैन हो चुका है तो डिलीवरी तो गई, कोई और जॉब ढूंढ लूंगा, जिंदगी चलानी है बस। इस साल मैं ऑलरेडी 23 का हो गया हूं, मतलब अब मैं अडल्ट हूं। जाने से पहले मेरे सेकंड अंकल ने हमेशा की तरह वही बात रिपीट की, अगर कुछ भी हो तो उन्हें कॉल कर लेना। गाड़ी से उतरते ही चिन्मो को एक अजीब सी खालीपन वाली फीलिंग आई, ऐसी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पहले उसकी जिंदगी सुबह से रात तक डिलीवरी से भरी रहती थी और जब भी घर लौटता था बस जल्दी से नहा के सीधा बेड पर गिर जाता था। वो हमेशा सोचता था कि काश एक दिन लाइफ इतनी बिजी ना हो, लेकिन अब जब वो दिन आ गया तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब करे क्या। उसके लिए उसका छोटा सा रेंटेड रूम सिर्फ सोने की जगह था, घर जैसा फील बिल्कुल नहीं आता था। उस वक्त तो उसे वहां वापस जाना भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे पता था कि वहां जाके करेगा क्या, ठंडी दीवारें और ज्यादा तन्हाई का एहसास ही देंगी। लोग तेज कदम से थके हुए चेहरों के साथ उसके पास से गुजर रहे थे। चिन्मो पेरिस स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स के बैक गेट के बाहर फुटपाथ के किनारे बैठा था, शहर की भीड़ और उसकी ठंडी तन्हाई धड़कन को देखते हुए। तभी एक स्ट्रे डॉग धीरे से उसके पास आया, उसके आसपास घूमा और फिर चुपचाप उसके पास बैठ गया। दो अनजान रूहें एक ही तन्हाई शेयर करते हुए। लगभग 6:30 बजे लिनी फे उसकी नजर में आई। उसके हाथ में अभी भी एक लंच बॉक्स था और वो सीधा उसकी तरफ आई। जैसे ही डॉग ने लिनी फे को देखा वो तुरंत खड़ा हो गया और पूंछ हिलाने लगा। इस बार लिनी फे ने चिन्मो को घूरा नहीं, उसने चुपचाप लंच बॉक्स खोला, अंदर बचा हुआ खाना था। डॉग जैसे सबका आदी हो तुरंत झुक के बड़े शौक से खाना खाने लगा। चिन्मो ने पहले बात शुरू की, तुम रोज खाना लाती हो? लिनी फे ने उसकी तरफ देखा और बोली, ये मेरे कोवर्कर्स के लंच के लेफ्टओवर्स हैं, फेंकना वेस्ट लगता है इसलिए मैं बीबू के लिए ले आती हूँ। थोड़ी देर रुककर उसने पूछा, क्या मैंने उस रात तुम्हें गलत समझा था? तुम सच में डिलीवरी गाई थे ना? चिन्मो ने अपनी डिलीवरी यूनिफॉर्म की तरफ देखा, हल्का सा हंसा और बोला, हाँ पहले था, अब नहीं, अकाउंट बैन हो गया।
लिनीफे थोड़ी हेजिटेंट हुई, फिर खुद ही बोली, सॉरी, उस रात मेरा मूड खराब था, मुझे बिना पूछे तुम्हें बैड रिव्यू नहीं देना चाहिए था। चिन्मो ने कैजुअल बनने की कोशिश की, कोई बात नहीं, अब सब पास्ट है। लिनीफे नीचे बैठकर डॉग का सर सहलाने लगी और बात करते हुए बोली, तो अब नई जॉब ढूंढ रही हो? चिन्मो बोला, हाँ, शायद कल से स्टार्ट करूंगा। तुम इस डॉग के काफी क्लोज लगती हो। लिनीफे बोली, इसका नाम बू है, ये पास के अर्बन विलेज का एक लोकल स्ट्रे है, लेकिन काफी समझदार है। जब बू ने लंच बॉक्स का खाना खत्म कर लिया तो उसने डब्बा और प्लास्टिक बैग मुंह में उठाया और पास के डस्टबिन तक लेके गया। ट्रैश डालने के बाद वो वापस आया, पूंछ हिलाते हुए, जैसे दोनों को बाय बोल रहा हो, फिर धीरे धीरे दूर भाग गया। चिन्मो और लिनीफे उसे कॉर्नर के पीछे गायब होते हुए देख रहे थे। उसके बाद दोनों साथ में कॉम्प्लेक्स के अंदर चले गए। शायद ये पहली बार था जब चिन्मो ने लिनीफे से इतनी नॉर्मल बात की थी। उससे पता चला कि लिनीफे भी अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट हुई है। फिर दोनों ने पास वाले फ्लैट में रहने वाले कपल के बारे में बात करनी शुरू कर दी। चिन्मो बोला कि जब से वो यहाँ शिफ्ट हुआ है उसने उन्हें मुश्किल से ही देखा है। लिनीफे ने कहा कि वो भी उन्हें रेयरली देखती है। उसके हिसाब से वो शायद नियर बाय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभी रात को आते हैं और सुबह जल्दी निकल जाते हैं। चिन्मो तुरंत समझ गया, ये जगह बेसिकली उनका चीप सा हुकअप स्पॉट है, क्योंकि होटल लेने का खर्चा हर बार 100 से ज्यादा पड़ता है, जबकि ये रूम महीने का लगभग सिर्फ 1000 रुपए में मिलता है। मतलब काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। एक स्ट्रे डॉग बुबू की वजह से चिन्मो और लिनीफे के बीच की पहले वाली ऑकवर्डनेस धीरे धीरे खत्म हो गई थी। अब वो नॉर्मल तरह से बात कर पा रहे थे और फाइनली एक दूसरे को थोड़ा अच्छे से जानने का मौका मिला। अगली सुबह चिन्मो 7:30 बजे उठा। जैसे ही उठा, आदत से मजबूर होकर सबसे पहले अपनी डिलीवरी यूनिफॉर्म ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही उसने यूनिफॉर्म हाथ में ली, उसे याद आया उसका कुरियर अकाउंट तो ऑलरेडी बैन हो चुका है। मतलब आज वो न ऑर्डर्स ले सकता है न डिलीवरी कर सकता है। फिर अचानक उसे याद आया कि उसका स्कूटर अभी भी किटी इंटरनेशनल होटल में पड़ा है, जहां कल उसे पकड़कर ले जाया गया था। उसकी इलेक्ट्रिक बाइक वहीं रह गई थी। चिन्मो ने जल्दी से कपड़े पहने, कॉम्प्लेक्स के गेट से एक बाइक टैक्सी ली और सीधा किटी इंटरनेशनल होटल पहुंच गया। होटल के गार्ड बूथ के अंदर उसने कल वाला वही मोटा सिक्योरिटी गार्ड देखा, अभी भी ड्यूटी पर था। जैसे ही गार्ड ने चिन्मो को देखा, हाथ में रबर बटन पकड़ के तंज मारते हुए बोला, फिर आ गया, पिटना है क्या दोबारा? चिन्मो तुरंत गुस्सा हो गया। बकवास बंद कर, मेरा स्कूटर कहाँ है? मोटा गार्ड बटन हिलाते हुए धमकी देने लगा। कौन सा स्कूटर? यहां कोई स्कूटर नहीं है, निकल यहां से। चिन्मो का गुस्सा और भड़क गया। मेरी इलेक्ट्रिक बाइक कल यहीं पार्क की थी, कहां गई? किसने उठाई? कैमरास चेक करो। गार्ड हंस पड़ा, क्लियरली इंसल्ट करते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम बस ऐसे ही इंटरनेशनल होटल के सर्वेलेंस कैमरास देख सकते हो? क्या तुम्हें लगता है ये जगह तुम्हारी है? चिन्मो का मन कर रहा था उसे जोर से थप्पड़ मार दे। गार्ड और भी ज्यादा एटीट्यूड में आ गया। तुम्हारी वो पुरानी सी स्कूटर पुलिस को भी बोलो तो शायद केस तक ना लिखे, और तुम उसे खजाना समझ रहे हो? वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि अचानक सीधा खड़ा हो गया और प्रॉपर सलूट मार दिया, जैसे कोई इंपॉर्टेंट आदमी आ गया हो। चिन्मो ने मुड़कर देखा, शिनयाचू की व्हाइट रेंज रोवर आकर उसके पास रुक गई। कार के अंदर से शिनयाचू ने उसे देखा और पूछा, फिर क्या कर रहे हो यहाँ? चिन्मो ने तुरंत जवाब दिया, मुझे शौक नहीं है यहाँ आने का, मैं अपने स्कूटर के लिए आया हूँ, कल यहीं पार्क की थी, अब गई हुई है। मोटा गार्ड तुरंत बीच में बोल पड़ा, प्रेसिडेंट शैन, आप टेंशन मत लीजिए, ये बस अपनी बेकार सी स्कूटर के लिए होटल के कैमरास देखना चाहता है, मैं हैंडल कर लेता हूँ। शिनयाचू ने गार्ड की तरफ देखा और ठंडे टोन में पूछा, और तुम कैसे हैंडल करोगे? स्कूटर कहाँ है? गार्ड हल्की सी शैतानी स्माइल के साथ बोला, कल ड्यूटी पे जो शाह जियांग था उसने देखा कि सिटी एनफोर्समेंट वाले आए और इसकी बाइक उठा के ट्रक में डाल के ले गए। ये सुनते ही चिन्मो का गुस्सा फट पड़ा। तुमने देखा कि मेरी बाइक ले जा रहे थे और एक शब्द तक नहीं बोला? मैं तुम्हारे होटल के स्टाफ के लिए फूड डिलीवर करने आया था, सिर्फ यहां डिलीवरी करने की वजह से मेरी जॉब चली गई, और जब मेरी बाइक भी ले गए तुमने वॉर्न तक नहीं किया, थोड़ी देर के लिए देख भी नहीं सकते थे? तुम लोगों में जरा सी भी इंसानियत नहीं है। मोटा गार्ड उसकी हालत देखकर खुश लग रहा था, हंस के बोला, और हम क्यों मदद करें तुम्हारी? बस इनफ। अब शिनयाचू क्लियरली इरिटेट हो चुकी थी। उसने गार्ड से कहा, इसे एलिवेटर से ऊपर ले जाओ, मेरे ऑफिस में लाओ। ये कहकर वो पार्किंग की तरफ चली गई। मोटा गार्ड एकदम शॉक हो गया, क्या शिनयाचू ने तुझे अपने ऑफिस बुलाया है? शिनयाचू का ऑफिस 29th फ्लोर पर था और वहां सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड एलिवेटर से ही जा सकते थे। होटल के सारे मैनेजमेंट ऑफिसेज भी वहीं थे। एक एलिवेटर सिर्फ स्टाफ के लिए था और बाहर के लोगों को यूज करने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए थी। अभी जो शिनयाचू ने किया वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मतलब शिनयाचू ने सीधा उस मोटे गार्ड को ऑर्डर दिया था कि चिन्मो को एलिवेटर एक्सेस दे। 29th फ्लोर पर पहुंचने के बाद चिन्मो ने शिनयाचू का ऑफिस ढूंढ लिया।
दरवाजे पर एक प्लैक लगा था, जनरल मैनेजर। चिन्मो को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि शिन याचू इतनी यंग एज में इतनी बड़ी पोजीशन पर होगी। ये सच में इंप्रेसिव था, लेकिन उस मोमेंट में भी उसके दिमाग ने उल्टे सीधे ख्याल बनाना शुरू कर दिया। क्या वो यहां तक पहुंचने के लिए किसी के साथ सोई होगी? वैसे उसकी लुक्स तो वैसी ही थी। चिन्मो ने जिंदगी में ज्यादा दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए ये ऑफिस ही सबसे लग्जूरियस जगह थी जो उसने कभी देखी हो। शिन याचू एक लाइट टॉप में थी और उसने खुद उसके लिए कॉफी बनाई। कप देते हुए उसने सीधा पूछा, तुम्हारी स्कूटर की क्या कीमत थी? पता नहीं क्यों चिन्मो का मन हुआ उसे थोड़ा चिढ़ाने का। उसने तंज भरी नजर से देखा और बोला, पैसे? तुम्हारे लिए पैसे ही सब कुछ है। क्या पैसे सब सॉल्व कर सकते हैं? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं 3 साल से उस स्कूटर को चला रहा था। जब से डिलीवरी शुरू की थी तब से वो मेरे साथ था। धूप बारिश हर मुश्किल में साथ दिया उसने, और अब सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारी कंपनी में एक डिलीवरी की, वो हमेशा के लिए चला गया। तुम लोगों को ये ठीक लगता है? तुम्हारी कॉन्शियंस अलाउ करती है ये? शिन याचू कॉफी पकड़कर डेस्क से टिक कर खड़ी थी। उसने शांत टोन में कहा, तुम इसे ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारा उस स्कूटर के साथ कोई इमोशनल रिश्ता था, पर चाहे जितना भी हो, रियलिटी नहीं बदलेगी। मैं तुम्हारी स्कूटर सिटी एनफोर्समेंट से वापस नहीं ला सकती, तो सीधा बोलो कितना पैसा चाहिए। ये सुनते ही चिन्मो इरिटेट हो गया। क्या तुम पैसे के अलावा किसी और टॉपिक पर बात नहीं कर सकती? शिन याचू अपनी यूजुअल एरोगेंट टोन में बोली, जिसका कैरेक्टर क्वेश्चनेबल हो उसके साथ मैं सिर्फ पैसे की बात करती हूं। चिन्मो उसे घूर के बोला, मेरा कैरेक्टर क्वेश्चनेबल? शिन याचू तुरंत बोली, जो दूसरों का खाना चुरा के खाता है उसका कैरेक्टर अच्छा होता है। चिन्मो एक मोमेंट के लिए चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। शिन याचू ने अपनी वॉच देखी और बोली, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। बस अमाउंट बताओ, मैं पे कर दूंगी। पता नहीं चिन्मो के अंदर से इतनी जिद कहां से आ गई, लेकिन वो लड़ने के मूड में आ गया। मैंने बोला ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी स्कूटर चाहिए। शिन याचू ने सीधा नंबर बोलना शुरू किया। 5000 चलेगा? चिन्मो चुप रहा। 8000? फिर भी कोई जवाब नहीं। 10,000? अब तो इनफ होना चाहिए। चिन्मो ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने आया हूं? इतना गिरा हुआ समझती हूं मुझे? शिन याचू का पेशेंस खत्म हो गया। ठंडे लेकिन सख्त टोन में बोली, बस 20,000। अगर नहीं चाहिए तो अभी के अभी मेरे ऑफिस से निकल जाओ और दोबारा मेरे सामने मत आना। चिन्मो ने उंगली दिखाकर ड्रामेटिक स्टाइल में बोला, तुम्हारी जिंदगी कितनी बेकार है। तुम्हारी नजर में सिर्फ पैसा है। तुम क्या समझोगी किसी साथी को खोना क्या होता है? तुमसे फीलिंग्स की बात करना भी बेकार है। जाओ, अपने पैसे को गले लगा के जियो। गुड बाय। ये कहकर वो मुड़ गया और डोर की तरफ चल दिया। रुको, शिन याचू ने पीछे से आवाज लगाई। उसकी आवाज में हल्का सा गुस्सा था। बाद में रिग्रेट मत करना, मैं तुम्हें एक और चांस दे रही हूं। 20,000 कॉम्पेंसेशन। चिन्मो ने बिना मुड़े जवाब दिया, नहीं चाहिए, और चलता रहा। पीछे से शिन याचू बोली, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी एक हेल्प की कर्जदार हूं। कभी भी तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो, जब तक वो मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं है, मैं तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। मेरा नंबर याद रखना। किटी इंटरनेशनल होटल से बाहर निकलते ही चिन्मो का मन किया कि खुद को जोर का थप्पड़ मार ले। उसने हद कर दी थी। पूरे 20,000, और उसने मना कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया? उसे शिन याचू जैसे रिच लड़की के सामने टफ एक्ट करना ही था। एक्टिंग तो उसने सॉलिड करी, लेकिन उस एक्टिंग की प्राइस सीधा 20,000 का लॉस। अब खुद को कैसे समझाए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। हाँ, एक चीज थी, उसके पास फिर से शिन याचू का नंबर आ गया था। बस इसी बात से वो थोड़ा सा खुद को कंसोल कर रहा था। वापस जाते हुए चिन्मो कैजुअली अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नजर गाओ सू के एक पोस्ट पर पड़ी। थैंक्स मॉम, मुझे 24 साल पहले जन्म देने के लिए। मॉम, आपने बहुत मेहनत की है। ये पोस्ट देख के चिन्मो के अंदर एक अजीब सी गर्माहट आ गई। गाओ सू उसका हाई स्कूल का क्लासमेट था। दोनों काफी क्लोज थे। उनकी आर्ट्स वाली क्लास में वैसे भी लड़के कम थे, और क्योंकि सीट्स मार्क्स के हिसाब से लगती थीं, दोनों हमेशा फ्रंट रो में बैठते थे। हर एग्जाम में दोनों टॉप के आसपास रहते थे। फर्स्ट रैंक कभी चिन्मो का होता, कभी गाओ सू का। बेसिकली टॉप पोजीशन उन दोनों के बीच ही घूमती रहती थी। स्कूल के बाद गाओ सू ने 590 मार्क्स के साथ यूनान यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। चिन्मो ने 600 से ज्यादा स्कोर किया था, फिर भी उसने पढ़ाई छोड़ दी। रीजन सिंपल था, घर की फाइनेंशियल कंडीशन। उसके फादर की किडनी डिजीज में पैसा लग रहा था और चिन्मो जल्दी काम करके घर का बोझ हल्का करना चाहता था। 4 साल पहले गाओ सू पढ़ने के लिए कुनमिंग गया और चिन्मो काम करने। शुरू में दोनों मिलते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी लाइफ अलग हो गई और कांटेक्ट कम हो गया। फिर भी उनके बीच का बॉन्ड कभी खत्म नहीं हुआ। पोस्ट देख के चिन्मो ने कमेंट किया, हैप्पी बर्थडे ब्रो। थोड़ी देर बाद गाओ सू का मैसेज आया, मोमो आज फ्री हो, मेरे बर्थडे पे आजा। लगभग आधा साल हो गया मिले हुए। चिन्मो ने रिप्लाई किया, आधा साल से भी ज्यादा। तू ग्रेजुएशन के पास है ना? गाओ सू बोला, हाँ, अब कैंपस से बाहर आ सकता हूं, इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूं।
चिन्मो ने पूछा, कोई अच्छा ऑप्शन गिला? गाओसू बोला, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया था, कुछ कंपनीज रिजेक्ट कर दी हैं, अब होटल मैनेजमेंट में जाना चाहता हूं। तू आ जा, बैठ के बात करते हैं, डिनी रोड पर है पार्टी। और हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड को भी ले आना, देखो जरा तू कैसा कर रहा है लाइफ में। स्क्रीन देखते हुए चिन्मो इमोशनल हो गया। अगर वो 4 साल पहले पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता तो शायद आज वो भी ऐसे ही कैजुअली बोल रहा होता कि इंटर्नशिप ढूंढ रहा हूं। कुछ लोग अपनी जिंदगी चूज करते हैं और कुछ लोगों को जिंदगी चूज करती है। और गर्लफ्रेंड वो कहां से लाता? तभी अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। शिनयूचू, उसने कहा था ना, एक फेवर करेगी, क्या वो उसे आज डिनर पर ले जा सकता है? एक तीर से 2 निशाने, गाओसू से इंट्रोड्यूस भी कर देगा और शिनयूचू होटल की जनरल मैनेजर है, डायरेक्ट जॉब ना सही, कनेक्शंस तो मिल ही सकते हैं। ये सोच के उसने तुरंत शिनयूचू को कॉल किया। फोन उठाते ही शिनयूचू ने बोला, क्या हुआ, अब रिग्रेट हो रहा है? 20,000 चाहिए अब? चिन्मो ने हल्का सा मजाक किया, तुम्हारे हिसाब से क्या मैं नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, कॉल करते ही पैसे मांगूंगा? शिनयूचू हंसी, बिना हाइड किए, तो फिर क्यों कॉल किया? चिन्मो बोला, तुमने खुद कहा था एक फेवर करोगी जब तक तुम्हारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ना हो, याद है ना? शिनयूचू ने जवाब दिया, हाँ मैंने बोला था, तो क्या चाहते हो तुम? चिन्मो बोला, आज रात मेरे साथ एक दोस्त के बर्थडे डिनर पर चलो, बस एक मील शेयर करना है, ये तुम्हारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं है, राइट? इतना भी ज्यादा नहीं मांग रहा, सिर्फ डिनर। फोन के दूसरे साइड से शिनयूचू की आवाज थोड़ी तेज हो गई, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ डिनर करने जाऊं? तुम्हें लगता है मेरे पास इतना फ्री टाइम है? चिन्मो का टोन थोड़ा ठंडा हो गया, अगर नहीं आना तो मत आओ, मैं फोर्स नहीं कर रहा, पर फिर मुझे अच्छे से समझ आ जाएगा कि तुम कैसी इंसान हो, सिर्फ पैसे देखने वाली और अपनी बात ना रखने वाली। आना है या नहीं तुम्हारी मर्जी। लगता था शिनयूचू सच में इरिटेट हो गई थी। दांत भींचकर बोली, ठीक है मैं आऊंगी, आज रात डिनर पर चलूंगी तुम्हारे साथ, उसके बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना, फिर हम बराबर। चिन्मो बोला, पर एक बात प्रॉमिस करो, डिनर टेबल पर मुझे एम्बैरस मत करना, मैं भी कोई गलत हरकत नहीं करूंगा, बस एक फ्रेंड की तरह आना। शिनयूचू ने बिना ज्यादा सोचे कहा, फाइन, समझ गई, आज रात मिलते हैं। शिनयूचू से बात सेट होने के बाद चिन्मो थोड़ा खुश हो गया। आधे साल बाद गाओसू से मिलने वाला था, ऊपर से आज उसका बर्थडे भी था। रास्ते में उसने एक छोटी सी कन्वीनियंस शॉप से एक लाल एनवेलप लिया और उसमें 500 युआन डाल दिए। उसके लिए 500 युआन छोटी बात नहीं थी, लेकिन उसने सोचा गाओसू के फ्रेंड्स सब कॉलेज वाले होंगे और आजकल के स्टूडेंट्स काफी खर्चीले होते हैं, कहीं उसका एनवेलप छोटा ना लग जाए और गाओसू को ऑकवर्ड फील हो जाए। शाम 6:15 पर चिन्मो रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर पहुंचा। वहां ऑलरेडी शिनयूचू की व्हाइट रेंज रोवर खड़ी थी। उसने चिन्मो को आते देखा, गाड़ी से उतरकर सीधा उसकी तरफ आई, अभी भी बिजनेस अटायर में। चिन्मो ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शिनयूचू ने घूर कर पूछा, क्या देख रहे हो? तुमने बताया ही नहीं क्या पहनना है, और मेरे पास चेंज करने का टाइम भी नहीं था। एड्रेस मिलते ही सीधा ऑफिस से आ गई। चिन्मो हल्का सा मुस्कुराया, सच बोलूं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर तुम बिजनेस क्लोथ्स में काफी इंप्रेसिव लग रही हो। इस पर शिनयूचू ने उसे एक और बड़ा आई रोल दे दिया। फिर चिन्मो उसे प्राइवेट डाइनिंग रूम के अंदर ले गया। जैसे ही उसने डोर खोला, उसने गाओसू को सेंटर वाली सीट पर बैठा देखा, अपने पास वाले लड़के से बात करते हुए। रूम में लगभग 10-12 लोग थे। जैसे ही गाओसू ने चिन्मो को देखा, तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मोमो, फाइनली आ गया तू, सब तेरा ही वेट कर रहे थे, इधर आ, मेरे पास बैठ। उसने अपने पास वाले लड़के को साइड होने का सिग्नल दिया। चिन्मो उस जगह जाके बैठ गया और अपनी पॉकेट से सिगरेट का पैकेट निकालकर उस लड़के को ऑफर किया जिसने सीट दी थी। लड़के ने उसके हाथ में सस्ती सिगरेट देखी और लेने के बजाय टेबल पर रखे महंगे सिगरेट पैक की तरफ इशारा कर दिया, जैसे कह रहा हो मेरे पास बेटर है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था। गाओसू ने सबको इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। गाइज, ये चिन्मो है, हम सेम काउंटी से हैं और स्कूल में मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये भी टॉप स्टूडेंट था, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 600+ स्कोर किया था। चिन्मो हल्का सा कड़वा मुस्कुराया और बोला, छोड़ो ये सब पुरानी बातें, हैप्पी बर्थडे। उसने रेड एनवेलप गाओसू को दे दिया। गाओसू ने हल्का सा फील करके बोला, अरे मोमो, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? मैंने तुझे गिफ्ट लाने के लिए नहीं बुलाया, बस मिलने के लिए बुलाया था। चलो पहले खाना स्टार्ट करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं। फिर उसकी नजर शिनयूचू पर गई। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, क्या नाम है इनका? शिनयूचू ने इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, बस हल्का सा स्माइल किया और बोली, मेरा नाम है शुनयूचू, उसने सीधा जवाब दिया। गाओसू ने उसकी तरफ देखकर थोड़ा प्राउड टोन में कहा, मैं गाओसू हूं, यूनान यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूं। मोमो और मैं काफी पुराने दोस्त हैं। जब उसने अपनी यूनिवर्सिटी और मेजर का नाम लिया, उसकी आवाज थोड़ी और लाउड हो गई और उसका प्राइड क्लियरली फील हो रहा था। तभी एक और लड़का बीच में बोल पड़ा, चलो चलो खाना स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट रूम फिर से लाइवली हो गया। कोई स्मोक कर रहा था, कोई बातें कर रहा था और 2 कपल्स तो ओपनली चिपक कर बैठे थे। गाओसू ने सिगरेट निकाली और चिन्मो को दी, फिर बोला, मोमो, अगर तू उस टाइम पढ़ाई कंटिन्यू करता तो आज डिलीवरी नहीं कर रहा होता। डिलीवरी बॉय है? गाओसू के पास बैठी लड़की ने तुरंत पूछा।
टोन में हल्का सा कंटेम्प्ट था। डिलीवरी बॉय। ऑनलाइन तो लोग बोलते रहते हैं कि डिलीवरी वाले लोग कस्टमर्स के खाने में से छुपके से खा लेते हैं, ये सच है क्या? चिन्मो कुछ बोलता, उससे पहले एक और लड़का बोल पड़ा। अरे वो तो कुछ भी नहीं है, तुमने वो वीडियो नहीं देखा? एक डिलीवरी गाय एलिवेटर में कस्टमर के सूप से मुंह धो रहा था और फिर वापस डाल दिया। वो तो असली घिनौनी बात है। ये इंडस्ट्री ही बहुत मैसी है, प्लेटफॉर्म्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जिनके पास प्रॉपर जॉब होती है वो डिलीवरी थोड़ी करते हैं। ये सब सुन के चिन्मो का चेहरा जलने लगा। वो आंख उठा के किसी को देख भी नहीं पा रहा था, ना ही शिनयू चू की तरफ। तभी एक लड़की ने अचानक शिनयू चू की तरफ मुड़कर पूछा, तुम भी डिलीवरी करती हो क्या? शिनयू चू ने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, हाँ, मैं और चिन्मो दोनों अपने कॉलीग्स के लिए डिलीवरी करते हैं। लड़की तुरंत इंप्रेस हो गई। रोज धूप हवा में डिलीवरी करना कितना टफ होता होगा ना, और फिर भी तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी है, सीरियसली जेलस हूं। शिनयू चू बस मुस्कुरा दी, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। अनशेल्टर्ड लड़कियों को बात करने दिया। गाओ सू को क्लियरली ऑकवर्ड फील हुआ। उसने धीरे से चिन्मो को कहा, दिल पे मत ले, वो लोग बस ऐसे ही बोल रहे हैं। चिन्मो ने हल्का सा कड़वा मुस्कुरा के बोला, ठीक है, समझता हूं। और वो सच में समझता था। कुनमिंग में इतने साल स्ट्रगल करते हुए उसने हर टाइप के लोग देखे थे। उसके हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा इमेच्योर होते हैं। ना उन्हें दुनिया का रियल सेंस होता है, ना दूसरों की फीलिंग्स का। सबको लगता है वो स्पेशल है। थोड़ी देर बाद ड्रिंक्स के साथ टॉपिक्स चेंज होने लगे। गाउसू ने एक और सिगरेट दी और कैजुअली पूछा, अंकल की तबीयत अब कैसी है? किडनी ट्रांसप्लांट का चांस है? ये सुनते ही चिन्मो का मूड हैवी हो गया। उसने अपने सामने का ग्लास उठाया और एक सांस में पी गया। फिर धीरे से बोला, ज्यादा होप नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट में लाखों लगते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और पैसे होने से सब नहीं होता, मैच भी मिलना चाहिए। अभी तो बस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चल रहा है। हर हफ्ते डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इतनी तकलीफ से बस हड्डियां ही रह गई हैं। गाओसू ने गहरी सांस ली, फिर बोला, तूने 600 प्लस स्कोर किया था, फिर भी कॉलेज क्यों नहीं गया? याद है स्कूल ने तेरे लिए फंड भी रेज किया था? चिन्मो ने सीधा काट दिया, वो पैसे मैंने पापा के ट्रीटमेंट में लगा दिए। गाओसू कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, पछतावा होता है? अगर तू पढ़ाई करता तो आज तेरे पास ज्यादा ऑप्शंस होते। चिन्मो ने सिर हिला दिया। चिन्मो ने गाओसू की दी हुई सिगरेट जलाई और धीमी तन्हा आवाज में बोला, अगर मुझे 100 बार भी दोबारा चूज करने का मौका मिले, तब भी मैं वो पैसे अपने डैड की ट्रीटमेंट पर ही खर्च करता। गाओसू के दूसरी तरफ बैठी लड़की ने तुरंत लेक्चर देना शुरू कर दिया, तुम कितने इमेच्योर हो। तुम्हें वो पैसे पढ़ाई के लिए यूज करने चाहिए थे, जैसे हमने किया। पहले अच्छी यूनिवर्सिटी जाते, डिग्री लेते, फिर तुम्हारे पास जॉब के लिए इतने ऑप्शंस होते। ऐसे नहीं होता कि बस डिलीवरी ही करनी पड़ती। तब तक चुप बैठी शिन्यू चू फाइनली बोल पड़ी, जिस सिचुएशन को तुम समझती नहीं हो उस पर जज मत करो। तुम्हारी बात थ्योरेटिकली सही लग सकती है, लेकिन हर सिचुएशन में वो सही आंसर नहीं होता। लड़की ने आंख घुमाई, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गाओसू ने तुरंत उसे रोका, लुकियान, बस करो। मोमो के डैड काफी सालों से बीमार हैं। उसकी मॉम घर पर उनकी देखभाल करती हैं। पूरा घर सिर्फ मोमो के दम पर चल रहा है। फिर भी लुकियान धीरे से बोलती रही, शॉर्ट साइटेड। चिन्मो क्या बोलता, उसके हाथ में ग्लास हल्का सा कांप रहा था। तभी उसने अचानक महसूस किया, किसी के नरम गरम हाथ उसके हाथ के ऊपर आके टिक गए। उसने मुड़कर देखा, शिन्यू चू थी। उसकी आंखों में पहली बार एक अलग सी सॉफ्टनेस थी। लुकियान ने उन दोनों को टेढ़ी नजर से देखा, फिर गाओसू की तरफ मुड़कर बोली, लास्ट वीक जो रेज्यूमेस भेजने को बोला था भेजे? मुझे तो इंटरव्यू कॉल आ गया, तुम्हारा क्या हुआ? गाओसू एक्साइटेड हो गया, फोन निकाल के दिखाया, देखो आज दोपहर कॉल आया, कल सुबह इंटरव्यू है। लुकियान खुशी से उसे हक करके गाल पे किस कर दी। मुझे पक्का लगता है हम दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। सामने बैठी एक लड़की ने पूछा, क्या हुआ, इतने एक्साइटेड क्यों हो? लुकियान ने प्राउडली कहा, मैं और गाओसू ने एक ही होटल के लिए अप्लाई किया था और दोनों को इंटरव्यू कॉल आ गया, कल इंटरव्यू है। सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया, ग्लास उठा के सेलिब्रेट किया। फिर लुकियान बोली, इसीलिए कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, तभी तुम अपनी पसंद की इंडस्ट्री चूज कर सकते हो। गाओसू ने मेरे लिए कितनी कंपनीज रिजेक्ट की हैं, अब तुम्हें भी बेस्ट देना होगा। डिनर के बाद प्लान था कैरियोके का। केटीवी रेस्टोरेंट से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। सब लोग बाहर निकले। गाओसू के कॉलेज फ्रेंड्स आगे चल रहे थे और चिन्मो और शिन्यू चू पीछे। चिन्मो ने धीरे से कहा, डिनर हो गया, तुमने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, अब तुम जा सकती हो। थैंक्स अपनी बात रखने के लिए। शिन्यू चू ने सॉफ्टली पूछा, सेकेंड राउंड में जा रहे हो? चिन्मो ने सिर हिला दिया,
नहीं, मैं कोई बहाना बना के निकल जाऊंगा। वैसे भी ज्यादा बात नहीं है मेरी किसी से। शिन्यूचू ने हल्का सा लिप्स प्रेस किया, फिर बोली, कहाँ जाओगे? मैं ड्रॉप कर देती हूं। रेस्टोरेंट के बाहर तक आते आते गाओसू ने ऑलरेडी 3 टैक्सीज रोक ली थीं। एक में 4 लोग बैठ गए, दूसरी में 2 लोग। अब 5 लोग बच गए। चिन्मो, शिन्यूचू, गाओसू, लुकियान और एक और लड़का। लुकियान ने शिन्यूचू से कहा, चलो ना, 5 लोग एडजस्ट हो जाएंगे, ड्राइवर से बात कर लेंगे, दूर भी नहीं है। शिन्यूचू मुस्कुराकर बोली, मैं और चिन्मो को थोड़ा काम है, अगली बार मिलते हैं। गाओसू थोड़ा डिसअपॉइंटेड लग रहा था। अभी जा रहे हो? थोड़ी देर और रुक जाओ ना, इतनी मुश्किल से तो मिलना होता है। लुकियान ने चुपके से गाओसू को पिंच किया और बोला, फोर्स मत करो, ये टाइम होता है लेट नाइट ऑर्डर्स का, शायद ये और डिलीवरीज करेगा, उसे रोको मत। चिन्मो ने गाओसू से कहा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, हम दोनों यहीं हैं, टच में रहेंगे। गाओसू ने हल्का सा सिर हिलाया, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए टैक्सी रोक देता हूं। चिन्मो ने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो ऑलरेडी थोड़ा टूट चुका था। अरे इट्स फाइन, कैब की जरूरत नहीं, मैंने ड्रिंक नहीं किया, शाइन यूचू ने कैजुअली कहा। उसने रिमोट दबाया और पास खड़ी व्हाइट रेंज रोवर की लाइट्स ब्लिंक करने लगी। फिर उसने गाओसू को हाथ हिला के बोला, बाय। गाओसू और लुकियान दोनों थोड़े ऑकवर्ड लग रहे थे। चिन्मो और शाइन यूचू साथ साथ गाड़ी की तरफ चले। डोर खोलते वक्त चिन्मो ने पीछे से लुकियान की आवाज सुनी, थोड़ी जलन और तंज भरी। तुम्हारा दोस्त बड़ा इंटरेस्टिंग है, पक्का गाड़ी उधार लेके आया है स्टाइल मारने के लिए। आगे क्या बोला चिन्मो ने नहीं सुना, वो ऑलरेडी कार के अंदर बैठ चुका था। गाड़ी चलने लगी। सीट पर पीछे टिक कर आंखें बंद करके चिन्मो बस चुप बैठा रहा। उसे अपना फ्यूचर तो नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखों से गिरते आंसू क्लियरली महसूस हो रहे थे। जिंदगी का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था, और उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही तरीका था, चुपचाप अंधेरे में अपने दर्द को सहना। वो नहीं चाहता था कि शाइन यूचू उसे रोते हुए देखे, इसलिए उसने विंडो नीचे कर दी। रात की हवा ने उसके आंसुओं को सुखा दिया, जैसे उन्हें हवा के साथ उड़ा दिया हो। थोड़ी देर बाद गाड़ी पेरिस स्प्रिंग कॉम्प्लेक्स के बाहर रुकी। चिन्मो उतर गया और बाय बोलने लगा। तभी शाइन यूचू ने उससे आवाज दी, चिन्मो, क्या मैं अब भी तुम्हारी कोई चीज देने की बाकी हूं? चिन्मो रुक गया, मुड़कर देखा, फिर सिर हिला दिया, नहीं, कुछ नहीं। शाइन यूचू के होठों पर हल्की सी रिलीफ वाली स्माइल आई। धीरे से बोली, गुड बाय। घर पहुंचने पर चिन्मो ने देखा लीनी फे लिविंग रूम में फोन पर थी, बार बार सॉरी बोल रही थी, किसी से माफी मांग रही थी। उसने चिन्मो को देखा और हल्की सी नजर मिलाई। चिन्मो ने बस एक्नॉलेज किया और सीधा बाथरूम चला गया। नहा के बाहर आया तो लीनी फे सोफा पर बैठी है, आंखें लाल। चिन्मो ने टेबल से 2 टिश्यूज उठाए और उसे दे दिए। उसे पता ही नहीं था कैसे कंफर्ट करे। सच तो ये था कि उसे खुद किसी की जरूरत थी। लीनी फे ने टिश्यूज लिए और हल्की सी नॉड करके थैंक्स बोला। कितनी अजीब सिटी है, कितनी अजीब जिंदगी। आखिर में चिन्मो ने कुछ बियर्स पी ली और सो गया। अगली सुबह काफी देर तक सोता रहा, जब तक एक फोन कॉल ने उसे नहीं जगाया। उसने बिना देखे फोन उठाया और आदत से बोला, हेलो। दूसरी तरफ से शाइन यूचू की आवाज आई, अभी तक सो रहे हो? इतने लेजी हो तुम? आधी नींद में चिन्मो बोला, मेरे लेजी होने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम? शाइन यूचू ने सीधा बोला, एक फेवर करोगे? चिन्मो ने पूछा, क्या? कंपनी आओ, यहां मिलो, मैं समझाऊंगी। मना करना है तो कर देना, मैं फोर्स नहीं करूंगी। चिन्मो कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, ठीक है, आधे घंटे में आता हूं। बस अपने गार्ड डॉग्स को कंट्रोल में रखना, स्पेशली उस मोटे को। शाइन यूचू हंसी, ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें सच में काटा हो कभी। 10:30 बजे शाइन यूचू के ऑफिस में वो डेस्क के पीछे बैठी थी, कंप्यूटर पर काम कर रही थी। चिन्मो सीधा उसके डेस्क के पास गया, दोनों हाथ रखकर उसकी तरफ झुककर बोला, क्या इमरजेंसी है? मुझे ही हीरो बना के बुलाया है? शाइन यूचू ने माउस साइड रखा, चेयर पर पीछे झुककर बैठी और हाथ फोल्ड करके बोली, आज एचआर कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहा है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। चिन्मो हैरान, क्या? शाइन यूचू बिल्कुल काम, आज तुम एचआर डायरेक्टर बनोगे, तुम डिसाइड करोगे कौन हायर होने लायक है। चिन्मो उसे घूर कर देखने लगा, तुम मजाक कर रही हो ना, मैं इंटरव्यू लूं? शाइन यूचू ने सीधा जवाब दिया, मजाक नहीं कर रही, कैंडिडेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर हेल्प करनी है तो अभी जाके इंटरव्यू लो, मेरी असिस्टेंट शाहू तुम्हें गाइड करेगी। फिर कैजुअली ऐड किया, वैसे भी इंटरव्यूअर बनना मुश्किल नहीं है, बस लोगों को देखो, अगर अच्छा फील आए तो रख लो, नहीं तो रिजेक्ट कर दो। चिन्मो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये लड़की सच में सीरियस है या कोई और गेम चल रहा है। चिन्मो ने सीधा पूछा, तुम मुझे इंटरव्यू लेने के लिए क्यों बुला रही हो? कोई और हिडन मोटिव है क्या? शाइन यूचू के होठों पर हल्की सी अजीब स्माइल आई। वो खड़ी हुई और बोली, जाओ, श्याओ तुम्हें एचआर ऑफिस ले जाएगी, थोड़ी देर में तुम्हें खुद समझ आ जाएगा मैंने तुम्हें ये काम क्यों दिया।
क्यूरियस होकर चिन्मो श्याओ के साथ इंटरव्यू रूम गया। डेस्क पर 4 फाइलें रखी थीं। श्याओ ने समझाया, अभी सिर्फ ये 4 कैंडिडेट्स इनिशियल स्क्रीनिंग पास करके यहां तक आए हैं, लेकिन फाइनल में सिर्फ 2 को ही रख सकते हैं। आप पहले इनके रेज्यूमेस देख लीजिए, मैं बाहर अरेंजमेंट करती हूं, फिर एक एक करके उन्हें अंदर भेजूंगी। फाइनल डिसीजन आपका होगा। ये प्रेसिडेंट शिन का ऑर्डर है। चिन्मो ने पहली फाइल खोली। 26 साल का लड़का, 2 साल का होटल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट। दूसरी फाइल, एक लड़की, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड, एजुकेशन एवरेज थी लेकिन इंट्रो सिंपल और ग्राउंडेड लग रहा था। जब उसने तीसरी फाइल खोली, वो वहीं जम गया। गाओ सू। उसका दिमाग तुरंत क्लिक हुआ। उसने जल्दी से चौथी फाइल खोली। लुकियान। कल रात जो लोग एक्साइटेड होकर होटल इंटरव्यू की बात कर रहे थे, वो होटल यही था, किटी इंटरनेशनल होटल। और अब शाइन यूचू ने उसे उनका इंटरव्यूअर बना दिया था। ये क्या चल रहा है? चिन्मो ने थोड़ा सोचा और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शाइन यूचू क्या करना चाहती है। कुछ देर बाद श्याओ वापस आई। सब रेडी है, क्या कैंडिडेट्स को अंदर बुलाऊं? चिन्मो ने सिर हिलाया। सबको एक साथ बुलाओ। एक साथ? श्याओ थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। उसकी आंखों में हल्का सा डाउट भी था, जैसे सोच रही हो इसको इंटरव्यू लेना आता भी है या नहीं। चिन्मो ने कामली रिपीट किया, हाँ, सबको एक साथ बुलाओ। श्याओ ने और कुछ नहीं पूछा। वो बाहर गई और थोड़ी देर बाद चारों कैंडिडेट्स को साथ ले आई। उनके सामने उसने इंट्रोड्यूस किया। ये है डायरेक्टर चुन, हमारे एचआर डिपार्टमेंट के। आज का फाइनल डिसीजन इनका होगा कि कौन 2 लोग सिलेक्ट होंगे। फिर वो चिन्मो के साइड बैठ गई और कंप्यूटर पर नोट्स लेने लगी। गाओसू शौक में बोल पड़ा, मोमो, ये सच है? मैं सपना तो नहीं देख रहा। चिन्मो ने हल्का सा स्माइल दिया और सिर हिला दिया। उसकी नजर सब पर घूमी। लुकियान के चेहरे पर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पक्का लग रहा था कि वो सिलेक्ट हो जाएगी। चिन्मो ने प्रोफेशनल टोन में कहा, प्लीज सब लोग बैठ जाओ। मैंने आप सबके रेज्यूमेस देख लिए हैं। आप यहां तक आए हो, इसका मतलब आप ऑलरेडी इस बैच के बेस्ट लोगों में से हो। चाहे फाइनल सिलेक्शन हो या ना हो, आप ऑलरेडी काबिल हो। बस एक प्रॉब्लम है, कंपनी के पास सिर्फ 2 पोजीशंस हैं। लुकियान तुरंत कॉन्फिडेंट टोन में बोल पड़ी, तो ऑब्वियसली वो मैं और गाओसू ही होंगे। ये सुनते ही दूसरे लड़के के चेहरे पर नाराजगी आ गई। गाओसू ने तुरंत उसे धीरे से रोका, लुकियान, ऐसे मत बोलो। फिर उसने दूसरे लड़के से माफी भी मांगी। दूसरी लड़की चुपचाप बैठी रही, जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता। चिन्मो ने पानी का ग्लास उठाया, एक सिप लिया और बोला, लास्ट क्वेश्चन सिंपल है। सपोज। चिन्मो ने अपना सवाल पूरा किया। तुम्हारी मंथली सैलरी 5000 है और तुम्हारे पास 3 हाउसिंग ऑप्शंस हैं। अर्बन विलेज में सिंगल रूम 500 पर मंथ, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में शेयर्ड अपार्टमेंट 1000 पर मंथ, सेम कॉम्प्लेक्स में पूरा अपार्टमेंट अकेला 2500 पर मंथ। तुम क्या चूज करोगे? सबसे पहले लुकेन ने जवाब दिया, मैं 2500 वाला ऑप्शन चूज करूंगी, पूरा अपार्टमेंट। मुझे अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए और अपनी प्राइवेट स्पेस भी। फिर उसने गाओसू की तरफ देखा। तुम? गाओसू ने थोड़ा सोचा और बोला, मैं शेयर्ड अपार्टमेंट चूज करूंगा। अब चिन्मो ने तीसरी लड़की की तरफ देखा, पे। उसकी आवाज पहली बार सुनाई दी, सॉफ्ट और जेंटल। मैं भी शेयर्ड अपार्टमेंट चूज करूंगी। एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है और जिसके साथ रहूंगी उसका बैकग्राउंड भी सिमिलर होगा। शायद वैल्यूज भी मिलती होंगी तो एडजस्ट करना ईजी होगा और सोशल सर्कल भी बढ़ेगा। आखिरी लड़के ने कॉन्फिडेंटली बोला, मैं अर्बन विलेज वाला ऑप्शन चूज करूंगा। 5000 सैलरी ज्यादा नहीं होती, रेंट कम रखूंगा और बाकी पैसे सोशल कनेक्शंस बनाने में लगाऊंगा। सबके आंसर सुनने के बाद चिन्मो ने सीधा बोला, आज का इंटरव्यू यहीं खत्म होता है। श्याओ ने पूछा, तो कौन सिलेक्ट होगा? चिन्मो ने कामली जवाब दिया, रिजल्ट कल अनाउंस होगा, आप सब कॉल का वेट करें। श्याओ ने फॉर्मली अनाउंस किया और सबको बाहर ले गई। जैसे ही बाकी लोग बाहर निकले, लुकेन सीधा चिन्मो के पास आ गई, एक्साइटेड टोन में, मोमो, तुम तो डिलीवरी करते थे ना, यहां एचआर डायरेक्टर कैसे बन गए? मतलब अब तो मैं और गाओसू पक्का सिलेक्ट हो जाएंगे, राइट? चिन्मो बस हल्का सा स्माइल कर पाया, क्या बोले समझ नहीं आया। गाओसू ने उसे खींचते हुए कहा, चलो चलते हैं। फिर चिन्मो से बोला, आज फ्री हो? कल प्रॉपरली बात नहीं हुई, आज मिलते हैं, थोड़ा और टाइम स्पेंड करते हैं। चिन्मो ने हाँ में सर हिला दिया, ठीक है, बाद में कांटेक्ट करता हूं। जाते वक्त लुकेन फुल कॉन्फिडेंस में गाओसू का हाथ पकड़ के बोल रही थी, तुम्हारा दोस्त इतनी बड़ी पोजीशन पर है और तुमने बताया भी नहीं, अब तो उससे कांटेक्ट में रहना ही पड़ेगा। सबके जाने के बाद चिन्मो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर उठकर सीधा शिन्यूचू के ऑफिस गया। डोर खोलते ही उसने देखा शिन्यूचू स्क्रीन पर कुछ देख रही थी और उसमें उसी की आवाज आ रही थी। जैसे ही उसने चिन्मो को देखा, वो मुस्कुराई, मोमो, नॉट बैड, काफी इंप्रेसिव था। लास्ट क्वेश्चन तो स्पेशली इंटरेस्टिंग था, सिंपल चॉइस से तुमने काफी कुछ जज कर लिया। चिन्मो ने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, तुमने सब देखा? शिन्यूचू ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई, लाइव फीड देख रही थी, अब रिप्ले देख रही हूं।
तब चिन्मो को समझ आया, इंटरव्यू रूम में कैमरा था। एक पल के लिए उसे अजीब लगा, जैसे उस पर ट्रस्ट नहीं किया गया। वो कुछ बोलता उससे पहले शिन्यूचू ने समझाया, गलत मत समझना, इंटरव्यू रूम्स में हमेशा कैमरास होते हैं। कभी कभी कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो मैं सब पर्सनली अटेंड नहीं कर पाती। शिन्यूचू ने स्माइल करते हुए पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से कौन रहना चाहिए एंड में? फिर सीधा बोला, पेई और गाओसू, राइट? और क्यों? थोड़ा रुककर उसने टीज किया, और अगर तुम लुकेन को रिजेक्ट करते हो तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा दोस्त गाओसू तुमसे नाराज हो जाएगा? चिन्मो ने आदत से सिगरेट निकाली, लिप्स पर रखी, फिर रुक गया। ऑफिस है, सोच के लाइटर वापस रखने लगा। शिन्यूचू ने कैजुअली कहा, इट्स फाइन, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, थैंक्स। उसने सिगरेट जलाई, एक लंबा ड्रैग लिया और धीरे से बोला, अब समझ आ गया तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया। जो तुमने मेरे लिए किया मैं अप्रिशिएट करता हूं। तुमने मेरी हेल्प की और मैं उसका गलत फायदा उठा के तुम्हारी कंपनी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लुकेन अपने आप को बहुत ज्यादा समझती है, उसमें बेसिक मैनर्स भी नहीं है। ऐसे लोगों पर इन्वेस्ट करना वर्थ नहीं होता। पेई अलग है, रेज्यूमे से भी और उसकी बातचीत से भी। सिंपल है, ग्राउंडेड है, अप्रोच करना ईजी है, उसका इमेज भी अच्छा है। गाओसू के पास एक्सपीरियंस कम है, लेकिन उसका माइंडसेट और वैल्यूज स्ट्रांग है। पर्सनल रिलेशन साइड पर रखकर भी मैं कहूंगा उसे रखना चाहिए। फिर सीधा जवाब दिया, रही बात गाओसू के नाराज होने की, तो मैं तुम्हारी काइंडनेस का यूज नहीं करूंगा ऐसा डिसीजन लेने के लिए जो तुम्हारी कंपनी को हर्ट करे। इसलिए मैंने रिजल्ट तुरंत अनाउंस नहीं किया। फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होना चाहिए। शिन्यूचू चेयर पर पीछे झुककर उसे देखती रही, फिर बोली, जब मैंने आज सुबह रेज्यूमेज देखे मुझे भी शॉक लगा। इतना कोइंसिडेंस एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए तुम्हें बुलाया। इंटरव्यू के बाद तुमने खुद देख लिया होगा, सिर्फ आइडेंटिटी चेंज हुई। कल का डिलीवरी बॉय आज का एचआर डायरेक्टर, और लोगों का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। ये सोसाइटी बहुत प्रैक्टिकल है और लोग अक्सर हिपोक्रिटिकल होते हैं। चिन्मो ने सर हिलाया, समझ गया मैं तुम क्या करना चाहती थी। तुम चाह रही थी कि मैं अपनी डिग्निटी और कॉन्फिडेंस वापस फील करूं अपने फ्रेंड्स के सामने, पर तुमने मुझे एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया। अब गाओसू और लुकेन दोनों सोच रहे हैं कि उनका फ्यूचर मेरे हाथ में है। शिन्यूचू ने बिल्कुल कैजुअल टोन में कहा, अगर इतना डिफिकल्ट लग रहा है तो दोनों को रख लो। मेरे होटल में ऑलरेडी 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, एक और सही। फाइनल डिसीजन तुम्हारा है। चिन्मो ने उसकी तरफ देखा, कुछ बोल ही नहीं पाया, फिर मुड़कर डोर की तरफ चला और बोला, ये तुम्हारा गेम है, मैं नहीं खेल रहा। मुझे ऐसी सिचुएशंस में मत डाला करो, मैं जा रहा हूं। रुको। शिन्यूचू की आवाज पीछे से आई, अगर तुम्हें लगता है कि गाओसू तुम्हारा सच्चा दोस्त है तो वो समझ जाएगा तुमने लुकेन को क्यों रिजेक्ट किया। अगर वो इस बात पर तुमसे लड़ जाता है तो शायद वो इतना अच्छा दोस्त है ही नहीं। वो खुद जानता है लुकेन कैसी है। सच बोलो, क्या तुम्हें लगता है वो फ्यूचर में खुश रहेगा उसके साथ? रिलेशनशिप उनका पर्सनल मैटर है, पर कैरेक्टर तो एक नजर में समझ आ जाता है। तुम अपने दोस्त के लिए कुछ बोलना नहीं चाहोगे? चिन्मो वहीं खड़ा रहा, सब सुनता रहा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने डोर खोला और बाहर निकल गया। पीछे से शिन्यूचू की आवाज फिर आई, तुमने ये शुरू किया है तो खत्म भी तुम्हें ही करना होगा। मैं नहीं चाहती तुम बीच में ही पीछे हट जाओ। कल तुम रिजल्ट अनाउंस करोगे। अगर तुम नहीं आए तो मैं गाओसू और लुकेन दोनों को हायर कर लूंगी, ताकि तुम अपने दोस्तों के सामने अपनी इमेज बचा सको। शिन्यूचू की इंटेंशंस अच्छी थी, लेकिन जो सिचुएशन उसने क्रिएट की थी वो चिन्मो के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन चुकी थी।